अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो है वो वन शॉट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हमारे जितने भी रिलेटेड टू एनालिसिस जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे, जितने भी लेक्चर्स हैं सब कुछ। सही, हम स्टार्ट करेंगे यूवी से, आईआर से, फ्लोरेसेंस, फ्लेम, मास, एनएमआर और ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूवी से। यूवी के अंदर सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता है कि इंटरेक्शन ऑफ मैटर होता है विद एनी मैटर, एटम और मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है दो, एब्जॉर्प्शन और इमेजन। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास यूवी, यूवी के साथ विजिबल भी आ सकता है, आईआर, एनएमआर। और उसके अलावा जो हम फ्लेम, फ्लोरेसेंस, ये जो सारी दो चीजें जो है ना जो एफ से आती है, सही, फ्लेम और फ्लोरेसेंस, ये हमारी इमेजन में आएंगी। बाकी जितनी भी हैं जो हमने जो भी हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, यूवी, आईआर, एनएमआर, तो वो सारी जो है वो हम एब्जॉर्प्शन में आएंगे। और जो एक हमारा मास है ना, वो ना एब्जॉर्प्शन में आता है ना इमेजन में आता है। वो किस में आता है, वो कैसे वर्क करता है, आयनाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स में, और उसके अंदर हम चार्ज टू मास रेशियो को जो है ना वो हम डिटरमाइन करते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हमारी डेफिनेशन है कि रेडिएशन जो है वो हम रेडिएशन की हमारे पास इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले जो है हमारे पास एनर्जी होती है, पहले एटम आता है, वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, फिर वो लो स्टेट से हाई स्टेट पे जाता है। और फिर उसको हम कहते हैं, जब लो स्टेट से हाई स्टेट पे जाएगा तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको मेजर करने को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमारे पास इमेजन आते हैं। इमेजन में क्या होता है, जब एटम ने एब्जॉर्ब की एनर्जी, उसके बाद वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे किया तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर वो हाई से जब लो पे आएगा तो वो हमारे पास जो एनर्जी इमिट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद एक्साइटेशन, हमने एटम को एक्साइट कैसे करना है, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें या तो हम हीट प्रोवाइड कर दें। इमेजन हमारे किस तरीके से होती है, या तो लाइट प्रोसेस से, या तो हम उसको रेडिएशन दे दें, रेडिएशन, या तो फिर हमारे पास लाइट नहीं है जैसे हम हीट एनर्जी दे दें, तो इमेजन हीट से भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो है लाइट एनर्जी जो है वो दो हिस्सों में होती है। एक होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, एक होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर हमारे पास सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की लाइट या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद उसने जरा सी चमक जो है वो शो की, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्लोरेसेंस। ये जरा सी, बिल्कुल बहुत बहुत माइन्यूट सेकंड्स के अंदर हमारे पास जो है वो अगर हुआ, बहुत छोटे से टाइम के लिए, एक समझो एक झलक टाइप नहीं होती, बिल्कुल वैसी हुई, तो वो हमारे पास होती है वो फ्लोरेसेंस। और अगर थोड़ी सी लेट यानी कि मिली सेकेंड तक हुई तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरेसिस। उसके बाद हमारे पास जो है आईआर, एनएमआर डिफरेंट क्यों है, देखो हमारे पास जो मैंने बताया था कि यहाँ पे यूवी, यूवी, आईआर और एनएमआर, यूवी, आईआर और एनएमआर, ये सारी जो है ये एब्जॉर्प्शन में आती है। तो हमारे पास इनका डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो यूवी में हम क्या चेक करते हैं, यूवी के अंदर हम जो है वो लैम्डा मैक्स वगैरह चेक करते हैं, एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं। जबकि आईआर जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्ब, मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेशनल चेंजेस, तो हम आईआर स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल चेंजेस देखते हैं। जबकि हम यूवी विजिबल में एक्साइटेशन और इमिशन देखते हैं। और एनएमआर में हम क्या करते हैं, फ्लैपिंग ऑफ न्यूक्लियर, कि न्यूक्लियर जो है वो कितने हिस्सों में बट रहा है। ठीक है, तो वो हम जो है वो एनएमआर में देखते हैं। इसके अंदर कोई एक्साइटेशन भी नहीं होती, कोई वाइब्रेशन भी नहीं होती। उसके बाद ये यूवी की डेफिनेशन है, एब्जॉर्बेंस मैंने बता दिया। उसके बाद लैम्डा मिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल इसका है कि वो जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, वो स्टेट जब एटम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और वो जो है वो हाई लेवल पे जाता है। ठीक है, अगर हाई लेवल पे जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मेटा स्टेबल स्टेट। और जो है वो जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो रिलीज करेगा एनर्जी लाइट की फॉर्म में। उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक होंगे तो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कितनी चीजों पे डिफरेंस है। तो सबसे पहला है उसका वेवलेंथ पे, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी पे, तीसरा उसके वेव नंबर पे। उसके बाद वेव्स और एक्साइटेशन के हम किस तरीके से एटम्स को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से और थर्मल से। सही है, और इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा रिसीव एनर्जी। कैसे रिसीव करेगा, कोई एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आके टकराएगा। जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आके टकराएगा तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो जाएगी। इसी तरह थर्मल एक्साइटेशन क्या होती है, कि प्रोसेस वेयर लेटेस्ट वाइब्रेशन प्रोवाइड, मतलब जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की अपनी जो वाइब्रेशन होती है, जैसे बहुत सारे, देखो एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उनकी जो आपस की जो वाइब्रेशन होती है ना, उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से उसकी हायर स्टेट तक पहुंचा दे। तो इसको हम कहते हैं थर्मल एक्साइटेशन।
सही है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसके अंदर ट्रांजिशन आती है, पाई से सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, और एन से, या एन को हम नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ट्रांसलेशन ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल मूव करेगा तो ट्रांजिशनल एनर्जी होगी। रोटेशन एनर्जी क्या होगी कि रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा। वाइब्रेशन क्या होगी, जब आइटम्स आपस में वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे मूव करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो लेक्चर 1 कवर हो गया। अब हम आते हैं लेक्चर 2 पे। लेक्चर 2 पे आते हैं। लेक्चर 2 पे हमने जो वो पढ़ी थी ना सारी ट्रांजिशंस, सही है। तो इसके अंदर एक हमारे पास होता है क्लोज शेल इलेक्ट्रॉन। क्लोज शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन में पार्ट नहीं लेते। क्यों नहीं पार्ट लेते? क्योंकि इनकी एक्साइटेशन एनर्जी जो है ना वो बहुत हाई होती है, सही है। एक्साइटेशन एनर्जी उनकी बहुत हाई होती है। उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके पास भी एक्साइटेशन एनर्जी हाई होती है, लेकिन ये हमारे पास फार यूवी में प्रेजेंट होती है। ये जो क्लोज शेल इलेक्ट्रॉन है ये तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फार यूवी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, ये फार यूवी में हमें नजर आता है। यूवी स्टार्ट होती है 200 से 400 में, तो ये 200 से पहले नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, हेलोजन होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ये एब्जॉर्प्शन करते हैं यूवी की रीजन में। जैसे एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो 200 के आसपास होगी, 200 के आसपास है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, सही, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो है वो यूवी के अंदर करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन यही है कि मॉलिक्यूल जो है वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे गया, उसके बाद उसने एब्जॉर्ब किया, सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है, जब हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई एनर्जी स्टेट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ नहीं होता तो वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं। जब वो एनर्जी लेके हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये रेंजेस लिखी हुई है, फार यूवी में ये होती है, यूवी की ये होती है, विजिबल की ये होती है, इस तरीके से। बाकी ये ट्रांजिशन के लेवल्स लिखे हुए हैं, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो ये ट्रांजिशन है। उसके बाद हमारे पास क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर एक तरीके से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन पता चलती है। मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन हमें जो बताता है वो क्रोमोफोर बताता है, ठीक है। अब देखो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम में डिफरेंस क्या है। क्रोमोफोर का मतलब है नॉर्मल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अगर इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कुछ और चीज अटैच हो जाए तो ये क्या होता है, ये ऑक्सोक्रोम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। जब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है, ये जो येलो वाला है ये हमारे पास क्या था, अनसैचुरेटेड, लेकिन इसके ऊपर एक क्या आ गया, सैचुरेटेड, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास ऑक्सोक्रोम हो जाता है, सही है। तो जब ऑक्सोक्रोम अटैच होगा ना तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हो जाएगा। बाथोक्रोमिक शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि वो जो है राइट साइड पे बढ़ जाएगा और ऊंचा हो जाएगा। बाथोक्रोमिक मतलब राइट और हाइपर मतलब बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे था, सही, ये यहाँ पे था, सही है। जब हमारे पास इसके अंदर ऑक्सोक्रोम अटैच हो गया तो ये देखो राइट साइड पे आपके राइट हैंड पे पहुंच गया, देखो ये राइट हैंड पे पहुंच गया और ये थोड़ा ऊंचा भी हो गया, सही, ये थोड़ा ऊंचा भी हो गया, तो ये ऑक्सोक्रोम का हो गया। फिर उसके बाद यही है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक का मतलब ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम अगर हमारे पास दो क्रोमोफोर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्रोमोफोर है और ये वाला क्रोमोफोर है, इनके दरमियान कितने कार्बन एटम्स है, इनके दरमियान एक कार्बन एटम है। तो जो हमारी जो टोटल एब्जॉर्प्शन होगी ना वो हम इसको भी प्लस करेंगे और हम इसको भी प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो एब्जॉर्प्शन आएगी ना वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन काउंट होगी, ठीक है। जब हमारे पास दो क्रोमोफोर एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो, अरे मतलब क्या होंगे, एक कार्बन एटम के साथ सेपरेट होंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर दो क्रोमोफोर एक साथ है, यहाँ पे क्या था, बीच में एक कार्बन एटम घुस गया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों सिर्फ क्रोमोफोर ही है। तो क्या होगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक फिर क्या होगा, ये वाला लंबा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा और राइट साइड पे चला जाएगा, सही है। उसके बाद क्या था, इफ एनी चेंजेस, अगर हमने उसके अंदर कुछ भी चेंजेस की तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आ जाएगा, सही है। उसके बाद क्या है, व्हेन टू क्रोमोफोर आर कॉन्जुगेटेड विद ईच अदर, अगर दो क्रोमोफोर आपस में कॉन्जुगेटेड है और उनकी जो ट्रांजिशन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई थी ना ट्रांजिशन, ये वाली, अगर उनकी ट्रांजिशन ये वाली है, ये वाली, मैं चेक कर लूँ, हाँ ये वाली है, सही, अगर उनकी ट्रांजिशन ये वाली है,
ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, अगर उनकी ट्रांजिशन ये वाली है तो उनका क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा, मतलब जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट है ना उससे भी ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, 15 से 45 नैनोमीटर तक हो जाएगा। सही है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास जो वो होती है ना ट्रांजिशन, वो सेंसिटिव होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि यूवी जो है वो उसको शॉर्टर में, मतलब जैसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट और ये सब बड़ा बड़ा हो जाता है ना, लेकिन जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो ये जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वैक्यूम यूवी चेम्बर है, तो वैक्यूम यूवी चेम्बर में यही है कि यूवी रीजन में जो ऑक्सीजन है वो 200 के आसपास जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन हमें जो है वो ड्रग की एनालिसिस करनी है। जब हम ड्रग की एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी 200 से नीचे नीचे जितनी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन आ रही है वो तो नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो 200 से पहले एब्जॉर्ब जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन फ्लशिंग करेंगे। नाइट्रोजन फ्लशिंग से क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो हमारी 200 से नीचे नीचे सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो हमारी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो उसको ले लेगा। सही है। और हमारे पास वो एरिया खाली हो जाएगा। जब वो एरिया खाली हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो वैक्यूम यूवी चेम्बर होगा, या हम उसको इवैक्यूएटेड यूवी चेम्बर कह सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं 200 नैनोमीटर पर। उसके बाद बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के बाद हमारे पास उसकी लिमिटेशन है कि वो लो कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, मोनोक्रोमेट मतलब सिंगल लाइट चाहिए होती है। अगर वो ज्यादा डेविएट करेगी तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन कम होती रहेगी तो वो जो है, देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है ना तो ये पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो ये नेगेटिव डेविएशन। और स्ट्रेट है तो मतलब ये फॉलो करे बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ये हमारा हो गया लेक्चर 2 कवर। अब हम लेक्चर 3 पे आते हैं। लेक्चर 3 के अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक डिवाइस, सैंपल चेंबर, डिटेक्टर है। एम्पलीफायर का क्या काम होता है, एम्पलीफायर जो है हमारे पास जो भी एब्जॉर्प्शन के जो सिग्नल्स आते हैं, जो भी स्पेक्ट्रा आता है, तो अगर एम्पलीफायर होगा ना तो वो उसको और एनहांस कर देगा। अब जो न्यू हमारे पास जो मशीनरीज आ गई हैं, जो यूवी नया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गया है, उसके अंदर पहले से एम्पलीफायर होता है। अगर जो हमारे पुराने यूज के अंदर है, अगर उसके अंदर हमारे पास एम्पलीफायर नहीं है तो हमें एम्पलीफायर अटैच करना होगा। लाइट सोर्स है हमारे पास। लाइट सोर्स में दो हैं, एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प और एक टंगस्टन लैम्प। अब उसके अंदर देखो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप में हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, और ये सब तो सारी याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमारे पास जो है, हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के अंदर जो है ना हमारे पास सिंपल ग्लास यूज होता है। सही है। सिंपल ग्लास को हम फ्यूज सिलिका ग्लास और जो है ये सब करते हैं। ग्लास ट्यूब को हम ग्लास एनवेलप कहते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल ग्लास होता है या फ्यूज सिलिका ग्लास होता है, वो हमारे पास सही है, वो हमारे पास जो है ना वो उसके लिए होता है, ये विजिबल के लिए होता है। नहीं, सिंपल ग्लास या फ्यूज ग्लास की सिंपल ग्लास के, लेकिन जब हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प के लिए होगा ना, ये हम क्वार्ट्ज ग्लास यूज करेंगे। क्वार्ट्ज ग्लास क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब हम सिंपल ग्लास यूज करते हैं ना तो हमारी जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो 350 के नीचे जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो सारी एब्जॉर्ब जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास जो यूवी होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होगी तो वो 200 से नीचे सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें उसके लिए नाइट्रोजन फ्लशिंग करनी पड़ती है। इसी तरह सेम यही है कि अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर अगर हम क्वार्ट्ज ग्लास की जगह सिंपल ग्लास यूज करेंगे तो सिंपल ग्लास क्या करेगा, 350 से सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारी यूवी की रेंज क्या है, 200 से 400। जब 200 से 400 रीजन हमारे पास है यूवी का और वो 350 से सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारी एब्जॉर्प्शन तो आएगी नहीं। जब हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं आएगी तो हमें अपने ग्लास को चेंज करना पड़ेगा ताकि 350 के अंदर जितनी भी एब्जॉर्प्शन है वो सारी हट जाए। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्वार्ट्ज ग्लास यूज करेंगे ताकि हमारी 350 के नीचे जितनी भी एब्जॉर्प्शन है वो हमारी वो एरिया खाली रहे, और हमारी जो एब्जॉर्प्शन जो भी हम कंपाउंड को जो है वो यूवी में बना रहे हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। सही है, ये वाली चीज है। और हमने हाइड्रोजन गैस क्यों यूज की, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन तो वो इजीली एक्साइट करेगा। अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे, ज्यादा और ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारी जो स्पेक्ट्रा होगा उसके अंदर मसला आएगा। तो हम जितना कम हो सकता है ना उतने कम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी हमें लेना जरूरी है क्योंकि एक्साइटेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो एक्साइटेशन। तो हम, हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो हमने एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, एक ऐसा एटम लेना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, और हमें क्या लेना है, हमें ऐसी चीज लेनी है जो हमारी पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली भी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन एक ही होता है। सही है। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन लिया। हम ड्यूटीरियम भी ले सकते हैं क्योंकि वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का। सही है। उसके बाद हमारे पास टंगस्टन लैंप है। सही है। अब हमारे पास देखो, एक हमारे पास दो लैंप्स हैं, यहाँ पे हमने दो पढ़े, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप और या ड्यूटीरियम। अगर हम हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ड्यूटीरियम लेंगे तो ड्यूटीरियम आ जाएगा। अब हम टंगस्टन लैंप लेते हैं। अब देखो टंगस्टन लैंप को जो है ना वो हम हीट करते हैं। टंगस्टन लैंप को हम हीट करते हैं 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल ग्लास यूज करेंगे तो सिंपल ग्लास को अगर हम इतना टेम्परेचर देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो हमारी एब्जॉर्प्शन आएगी नहीं।
तो हम यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास यूज करेंगे, ताकि जो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वो हीट से डैमेज नहीं होता। जब वो हीट रेजिस्टेंट है तो वो इस टेम्परेचर को बेयर कर लेगा। और टंगस्टन लैम्प जो है वो हम ज्यादातर इसके अंदर टंगस्टन लैम्प यूज करते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प है और दूसरा टंगस्टन लैम्प है ना। तो हम टंगस्टन लैम्प क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको हम टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास देते हैं, तो ये ज्यादा टेम्परेचर भी कर लेता है, तो हमारे जो कंपाउंड है जिनको हमें हीट करना होता है तो वो भी आसानी से हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में हमारे पास हीटिंग का कोई प्रोसेस तो नहीं होता ना। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में क्या होता है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन आती है, रेडिएशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है? मोनोक्रोमेटिक असेंबली। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है कि वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देता है। मोनोक्रोमेटिक डिवाइस हम दो चीजें लेते हैं, या तो प्रिज्म लेते हैं या तो रिफ्लेक्टिव ग्रेटिंग लेते हैं। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक असेंबली क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास पूरा वो बना होता है चेम्बर के, लाइट सोर्स, सैंपल चेम्बर, मोनोक्रोमेटिक डिवाइस, सब कुछ जो अरेंज होता है जिस असेंबली में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक असेंबली। सही है। और इससे हमारे पास क्या होता है? नैरो बैंड होती है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आती है। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है? के बाद हमारे पास क्या होते हैं? मोनोक्रोमेटर होते हैं। मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि वो जितनी हमें वेवलेंथ की लाइट चाहिए, मतलब बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? जो स्पेसिफिक लाइट हमारे पास चाहिए होगी उसको जो है वो अपने पास, उसको वहां से पास कर देगा। उसके पास जो नैरो नैरो की जो जगह, पतली सी जगह होगी ना, वहां से उसको पास कर देगा। और बाकी जितनी भी लाइट होंगी उनको वहां से पास होने नहीं देगा। तो जिस जिस हमें जिस स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमें लाइट चाहिए वो हमारे पास आसानी से डिटेक्टर तक चली जाएगी और बाकी जो है वो पीछे रह जाएगी। तो जो पीछे जो रहने वाली होगी और जो आगे बढ़ाएगा, ये जो काम करने वाला होगा ना, ये कौन होगा? ये मोनोक्रोमेटर। सही है। उसके बाद हमारे पास दो फिल्टर्स होते हैं। सही है। हमारे पास फिल्टर्स लगे होते हैं कि कलर ग्लास और जेलेटिन फिल्टर और इंटरफेरेंस फिल्टर, इसकी ये प्योरिटी होती है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? अगर हमारी जो एडवांस मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटर का क्या काम है? जो हमारे पास स्पेसिफिक लाइट लाइट है, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है, उसको पास कर दे, बाकी को पीछे छोड़ दे। तो अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटर, कैसे पता चलेगा कि हमारा मोनोक्रोमेटर सिंपल है या एडवांस है? तो इसकी हमें स्पेक्ट्रल प्योरिटी से पता चलता है कि अगर स्पेक्ट्रल प्योरिटी हमारे पास 0.5 से 1.5 के दरमियान है, ज्यादातर हमारे पास एडवांस में होती है 1, तो हमें पता चल जाएगा ये एडवांस है। और अगर उसकी स्पेक्ट्रल प्योरिटी 20 से 50 होगी तो इसकी क्या मतलब होगा? इसके अंदर सिंपल मोनोक्रोमेटर है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों 20 से 50 है, तो इसका मतलब है ये जो है ये हमारे सिंपल मोनोक्रोमेटर है। उसके बाद ये इसका वर्किंग फ्लो है। ये सारी हमारे पास यूवी के अंदर सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एंट्रेंस स्लिट का क्या काम है कि वो ओपनिंग करता है, कॉल्यूमिनेटिंग। देखो हमारे पास एंट्रेंस स्लिट क्या करता है? हमारे पास हमने लाइट पास की, तो ये लाइट पास हुई तो एंट्रेंस स्लिट पे एंटर हुई, एंट्रेंस लाइट पे एंटर हुई। उसके बाद वो है जो हमारी बहुत सारी लाइट आती है, जब हम लाइट पास करते हैं तो बहुत सारी उसकी वेव्स निकलती हैं, बहुत सारी उसकी चीजें निकलती हैं। तो वो क्या करेगा? बहुत सारी सिंगल बीम होगा, उसको दो दो बीम्स में डिवाइड कर देगा, कॉलमिनेटिंग लेंस। फिर क्या करेगा? सेपरेट करेगा लाइट को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ पे, फोकस करेगा यूवी की, और फिर वो हमारी लाइट जो है वो बाहर निकल जाएगी। सही है। देखो यहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक डिवाइस, सैंपल चेम्बर, डिटेक्टर। सही है। तो अब हमारे पास ये जो मोनोक्रोमेटिक डिवाइस होगी ना, सही है, तो ये इसके बाद ये इस तरीके से शुरू होगी। सही। जैसे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के बाद ये फर्स्ट स्लिट पे गई, फर्स्ट स्लिट के बाद वो प्रिज्म पे गई, सेकंड स्लिट पे गई, मतलब फर्स्ट स्लिट पे गई तो एंट्रेंस स्लिट पे गई। फिर कॉल्यूमिनेटिंग लेंस या मिरर था, या कॉल्यूमिनेटिंग लेंस या मिरर था, उसने क्या किया? सिंगल बीम को दो बीम में डिवाइड किया। फिर क्या हुआ? प्रिज्म या रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग ने क्या किया? लाइट को जो है जितनी इसकी वेवलेंथ थी उस पे लाया। फिर उसके बाद फोकसिंग लेंस, जो लाइट हमारे पास मिली निकली उसको हमने फोकस किया, उसके बाद हमारी एग्जैक्ट से वो लाइट बाहर चली। प्रिज्म और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में क्या फर्क है? प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्शन पे करता है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग वो रिफ्लेक्शन पे करता है। फिर इसके बाद जो है हर साइड के पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे जो है ग्रूव्स होते हैं एल्युमिनियम के मेड होते हैं। सही है। उसके बाद ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हमें हमारी जो मोनोक्रोमेटिक असेंबली है जिसके अंदर सारी चीजें अरेंज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है। अगर लाइट बेस सही नहीं होगी, डिस्पर्जन डिवाइस सही नहीं होगी, टेरोनेस सही होगी, तो हमारी ना प्योर वेवलेंथ आएगी और हमारी रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आएगा। उसके बाद हमारे पास ये सैंपल सेल क्या होता है? वो चीज जिसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं, इसकी वॉल्यूम्स हैं, शेप्स हैं, ये सब चीजें हैं। और अगर हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज करनी तो हम कॉर्ज ग्लास यूज करेंगे। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि विजिबल कंपाउंड्स अगर हमें देखने हैं तो वो हम फ्यूज से लेकर करेंगे। उसके बाद डिटेक्टर है, फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर। अब देखो फोटो ट्यूब के अंदर क्या होता है? हमारे पास सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड होता है और लॉन्ग मेटेलिक वायर एनोड होता है। सही है। अब क्या होता है? हमने वोल्टेज अप्लाई किया, सही है, वोल्टेज अप्लाई किया तो वो क्या हुआ? डिटेक्टर ने एब्जॉर्ब किया।
डिटेक्टर ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसने इसको कहाँ ट्रांसफर किया, कैथोड पे ट्रांसफर किया। कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकले, वो बाहर निकलने के बाद वो कहाँ गए, एनोड पे गए। जब एनोड पे गए तो एनोड पे जाने के बाद उसने एक करंट प्रोड्यूस किया, वो करंट क्या था, 10 - 10 एम्पियर। सही है। और ये बहुत स्मॉल करंट है, मतलब माइनस में करंट है तो बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल करंट को हमें बहुत ज्यादा सिग्नल्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एम्पलीफायर चाहिए होगा, ताकि हमारी जो सिग्नल है वो जो है वो हमारा आसानी से डिटेक्ट हो सके। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का भी काम सेम है, मगर इसमें एक डिफरेंस। फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ट्यूब में डिफरेंस ये है कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में हमारे पास डायनोड्स होते हैं। हमारा क्या हुआ, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो कैथोड पे गया, कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले। जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो जो फोटो ट्यूब है उसके अंदर क्या होता है, वो डायरेक्ट एनोड पे चले गए। सही है। लेकिन जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उसमें जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो कहाँ जाएंगे, वो डायनोड्स पे जाएंगे। डायनोड्स का क्या काम है, वो उनमें से और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। डायनोड्स और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाएंगे। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट आएगा। सही है। तो इसलिए इसका करंट क्या होगा, 10 10 पावर 6, 10 पावर 6 एम्पियर का होगा। इसका मतलब ये हाई इंटेंसिटी है, तो हमें यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन की नीड नहीं है। सेम यही है कि डायनोड एब्सेंट, डायनोड प्रेजेंट, एम्प्लीफिकेशन नीडेड, एम्प्लीफिकेशन नॉट नीडेड। इसका -10 होता है, इसका +6 होता है। इस तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर भी कवर हो गया। अब हम लेक्चर 4 पे आते हैं। ये हमारा यूवी का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंगल बीम और डबल बीम। सिंगल बीम में और डबल बीम में सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस ये है कि सिंगल बीम में जो हमारी क्यूबिट होती है, जो सैंपल सेल होता है, वो सिंगल होते हैं। कि जैसे हमने पहले ब्लैंक चलाया तो ब्लैंक चलेगा, फिर हमने सैंपल चलाया, एक सैंपल चलाया तो एक सैंपल लेगा। इस तरह एक एक करके हमें सारी चीजें रखनी होगी। जबकि जो हमारा डबल बीम होता है उसके अंदर हमारे पास दो क्यूबिट्स होते हैं, दो जगह पे रखने की जगह होती है। तो एक जगह हम जो है अपना सॉल्वेंट रख सकते हैं, यानी कि जो हमारा वो है जिसके अंदर हमने ड्रग को डिसॉल्व किया, और दूसरा हम आगे अपना सैंपल रख सकते हैं। ये सिंगल और डबल बीम में डिफरेंस है। सही है। बाकी इसके अंदर जो चीजें हैं वो देख लेना। सही है। और इसमें यही लिखा हुआ है कि सैंपल और रेफरेंस को हम अलग अलग मेजर करते हैं। जबकि डबल बीम में क्या होता है, एक सैंपल से जाती है और एक रेफरेंस से जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेटेड ग्रुप्स की हम डिटेक्शन कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम इम्प्योरिटीज की डिटेक्शन कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन करते हैं। इस तरीके से हमारा ये यूवी जो है वो कवर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आईआर। आईआर का लेक्चर नंबर 1 विद 2 है। लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर नंबर 1 है। आईआर में क्या होता है कि हम जो है इंफ्रारेड लाइट हमारे अंदर होती है, वहां पे यूवी विजिबल लाइट थी, यहाँ पे इंफ्रारेड रेड है। मैंने बताया था कि आईआर के अंदर हम बॉन्ड की वाइब्रेशंस देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन या हम कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर इसकी रेंजेस हैं, नियर आईआर, मिड आईआर, फार आईआर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि आईआर सोर्स स्ट्राइक करेगा मॉलिक्यूल पे, फिर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल चेंजेस होगी। जब मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल चेंजेस होंगी तो वो एक बैंड यानी कि स्पेक्ट्रा शो करेगा। चेंजेस उन्हीं मॉलिक्यूल्स में देखो, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है ना, आईआर का स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास आईआर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आईआर पे गई, आईआर पे आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आईआर ने जब रेडिएशन दी एक मॉलिक्यूल को, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हुई। जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हुई तो हमारे पास एक बैंड या एक स्पेक्ट्रा बना। वो स्पेक्ट्रा हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास चेंजेस इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगी। चेंजेस इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तब होगी जब चेंज होगा डाइपोल मूवमेंट में। समझ आया। पहले हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई आईआर से, आईआर में क्या हुआ, चेंजेस हुई हमारे पास डाइपोल मूवमेंट में, चेंजेस हुई मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में, और फिर जो है हमारे पास क्या हुआ, बैंड हुआ, आईआर स्पेक्ट्रम का एक बैंड शो हुआ। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन पे हमारे पास एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे बियर्ड लैम्बर्ट लॉ भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये इसके फैक्टर्स हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जिस किस्म का उसका शेप होगा वैसे होगा। सही है। अगर हमारे पास ब्रॉड बैंड तब आएगा जब रोटेशनल है, अगर हमारे पास बैंड बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, ब्रॉड आ रहा है, तो बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है, तो वो कब आएगा, जब हमारे पास चेंज होगा रोटेशनल एनर्जी में। यहाँ तो हमारे पास क्या था, चेंजेस इन वाइब्रेशनल और मॉलिक्यूलर एनर्जी, तो हमारे पास सिंपल बैंड आएगा। लेकिन अगर जो है ब्रॉड बैंड आ रहा है, इसका मतलब चेंजेस में है रोटेशनल एनर्जी में। फिर इसकी इंटरप्रिटेशन है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या होता है, वेव नंबर और वेव लेंथ, और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट वाई एक्सिस। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम यूनिट्स ऑफ परसेंट ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं। ये इसका पूरा इंटरप्रिटेशन है।
फिर उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद हमारे पास ये इसकी टाइप्स हैं, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, इन प्लेन, आउट प्लेन, ये सब। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल वाइब्रेशन, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। अगर कोई बैंड आएगा, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, फंडामेंटल। और अगर हमारे पास दो फंडामेंटल वाइब्रेशन आपस में इंटरैक्ट कर जाए तो उसकी वजह से जो बैंड आएगा वो होगी हमारे पास नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। फिर हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन को हमने किस में क्लासीफाई किया, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल समझ आ गया कि अगर बैंड होगा तो फंडामेंटल, और अगर दो फंडामेंटल के दरमियान की वजह से जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो नॉन फंडामेंटल होगा। और हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पे आते हैं। स्ट्रेचिंग क्या होता है कि हमारे पास अगर बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा तो स्ट्रेचिंग, अगर बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा तो बेंडिंग। सही है। इसके अंदर क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ आएगी, इसके अंदर क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ आएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे वही है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर मेरा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आता है। अगर हमारे पास जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो सिमेट्रिक, और अगर ऑल्टरनेट या अपोजिट होगा तो एसिमेट्रिक। उसके बाद इन प्लेन और आउट प्लेन होगा, अगर एक ही प्लेन पे होगा तो इन प्लेन, और अगर एक ऊपर एक नीचे होगा। सही है। मतलब कि एक टू आइटम्स ऑन द सेम प्लेन एंड वन आइटम, मतलब कि एक्स वाई एक ही जगह पे होंगे और जेड एक्सिस अगर अपोजिट प्लेन हो जाएगा तो आउट प्लेन बेंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद इन प्लेन बेंडिंग है, ये वाली इन प्लेन बेंडिंग है। अच्छा, ये जो हमारे पास वाइब्रेशन है, अगर ये इजीली समझ नहीं आ रही है तो इनको जो है वो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि ये देखो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस में ये इस तरीके से होगा, एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस में इस तरीके से होगा। फिर हमारे पास ये बेंडिंग वाइब्रेशन देख लो, इन प्लेन, आउट प्लेन, इन प्लेन सिकुड़िंग, इन प्लेन रॉकिंग, बैगिंग, ट्विस्टिंग, ये सब इस तरीके से हमारे पास जो है वो होंगी। से सिजरिंग देख लो, रॉकिंग देख लो, ये बैगिंग और ट्विस्टिंग इस तरीके से होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी हम जहाँ से बाकी था हमारा। ये वाला बैगिंग ट्विस्टिंग समझ आ गया। ओवर ट्यून हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ रही है 1700 पे, और नेक्स्ट जो हमारे पास बैंड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1700, 3400 पे। इसका मतलब ये हुआ कि 1700 का डबल क्या होता है, 3400। तो 3400 पे हमारे पास जो बैंड आएगा मतलब 1700 का डबल, जो डबल वाली चीज होगी वो हमारे पास ओवर टून है। इसी तरह कॉम्बिनेशन टून है। इसकी एग्जांपल ऐसे समझो कि हमारे पास एक बैंड आ रहा है 1000 पे, दूसरा बैंड आ रहा है 1200। तो अगर हम इसका सम लें, 1000 और 1200 का सम लें, तो इसका क्या मतलब होता है, 2200 पे। तो हमारे पास एक बैंड आ रहा हो 2200 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बैंड जिसका या तो हम सम करें या तो हम एडिशन करें, तो हमारे पास सिर्फ एक बैंड है, लेकिन रियल में वो दो बैंड का कॉम्बिनेशन है। रियल में दो बैंड हो, लेकिन हमारे पास जो आ रहा हो वो एक बैंड आ रहा हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैंड आ रहा है 2200, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दो बैंड का कॉम्बिनेशन है, 1000 और 1200 का। इसी तरह का है, बस 2200 पे नहीं आ रहा, 200 पे आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि मेरे पास दो बैंड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो दो बैंड आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो। सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है कि हमारे पास एक फंडामेंटल वाइब्रेशन और एक ओवरटोन, ये दोनों मिलके हमारे पास दो पीक्स बना रहे। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन टोन था उसका क्या मतलब था कि वो एक ही पीक बना रहे, लेकिन हमारे पास जो फर्मी रेजोनेंस है उसका मतलब है कि या तो ओवरटोन हो या तो कॉम्बिनेशन टोन हो, मतलब कि एक 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 फंडामेंटल वाइब्रेशन हो और उसके साथ एक ओवरटोन है, या एक फंडामेंटल वाइब्रेशन हो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन टोन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास एक फंडामेंटल वाइब्रेशन मतलब एक नॉर्मल बैंड आया मेरे पास 1337 पे, और मेरे पास एक बैंड की ओवर टून मतलब 667 की ओवर टून आई मेरे पास 1334 पे। तो ये दोनों क्या है, 1337 और 1334 क्या है, ये दोनों आपस में करीब करीब है। जब एक ये आपस में करीब करीब है तो इनकी पीक किस पे आनी चाहिए, 1337 और 1334 पे पीक आनी चाहिए ना, कि एक फंडामेंटल वाइब्रेशन है और एक ओवर टून है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये जो है इन दोनों के अलावा कहीं और आ जाएंगे, मतलब कि 1285 पे
और 1388 पे। अब यहाँ 1285 और 1388 पे इन दोनों के करीब करीब कुछ है नहीं है, 1388 उसकी कितना दूर जा रहा है, 1285 और दूर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है कि एक फंडामेंटल वाइब्रेशन, एक ओवरटोन, ये दोनों आपस में मिलके एक दो अलग अलग पीक बना देंगी, दो अलग अलग सेपरेट पीक्स बना लेंगी। तो ये होता है हमारे पास फर्मी रेजोनेंस। सही है, ये हमारा आईआर का लेक्चर नंबर 1 कवर हो गया। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 पे हमारे पास ये रहा। इसके अंदर हमारे पास वही है रीजन है सारे। सही, यहाँ पे 667 से 1300 तक हमारे पास होता है फिंगरप्रिंट रीजन, और 1300 से 4000 तक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन। यहाँ पे हमारे पास वेव लेंथ और वेव नंबर वाली चीजें होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो 3n-5 होगा, और अगर नॉन लीनियर होगा तो 3n-6 होगा। 3n-5 और 3n-6 कैसे हुआ कि अगर नॉन लीनियर होगा ना तो वो तीनों डायरेक्शन मूव करेगा, ट्रांसलेशन में भी एक्स वाई जेड पे करेगा और रोटेशन में भी एक्स वाई जेड पे करेगा। लेकिन लीनियर में जो रोटेशन होगा वो जेड एक्सिस पे नहीं करेगा, एक्स वाई पे करेगा। तो ये 3 और 2 मिला के 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 3 मिला के 6 हो जाएंगे। तो इस वजह से इनके दरमियान 5 और 6 आए। फिर हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ में यही है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, इसका फॉर्मूला ये है, सिंगल बॉन्ड में इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये होगी। उसके बाद फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगी उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। एटॉमिक मासेस का क्या है कि जितना लाइटर एटम होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। आइसोटोप क्या है कि अगर हमारे पास हैवियर आइसोटोप होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये और उसके बाद जो है 2600, तो यहाँ पे क्या है, इसका आइसोटोप हैवियर कौन सा हुआ, ये हुआ। सही है, ड्यूटेरियम हैवियर होता है ना, सॉरी, हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, तो ड्यूटेरियम क्या हुआ, हैवियर हुआ। तो जब ड्यूटेरियम हैवियर हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कम हो गई। जबकि हाइड्रोजन हैवियर नहीं है, हाइड्रोजन लाइटर है। जब हाइड्रोजन लाइटर है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हायर। उसके बाद स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे होते हैं, और बेंडिंग वाइब्रेशन जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रेचिंग होगा, यहाँ पे बेंडिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगा। सही है, उसके बाद कपलिंग इंटरेक्शन है। कपल इंटरेक्शन क्या होता है, व्हेन टू बॉन्ड ऑसिलेट, मतलब कि दो ऐसे बॉन्ड जो हमारे एक दरमियान एक कॉमन एटम शेयर करें। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, इनके दरमियान एक ही एटम है, मतलब कार्बन है। तो ये क्या हुआ, ये कपल इंटरेक्शन है। कपल इंटरेक्शन के बस क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब कि उनका जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे अरेंज होता है, तो जैसे सिमेट्री में अरेंज है वैसे सिमेट्री में अरेंज होना चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कपलिंग चाहिए तो हमारे पास एक ही कॉमन एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, उनके साथ एक ही कार्बन एटम है, तो ये होगा। और उनके दरमियान बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए, तो ये एक ही कॉमन बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो ये अगर उनकी इंटरेक्शन सबसे हाईएस्ट कब होगा, जब उनकी फ्रीक्वेंसी वो जो है वो उनके करीब करीब जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनकी इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगी। और एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग वाइब्रेशन के दरमियान भी हमारे पास कपलिंग हो सकती है। और अगर इनके दरमियान, जैसे यहाँ पे CO2 है, इसके दरमियान अगर एक और कार्बन आ जाता तो इनकी कपलिंग जो है वो नहीं होती, नेग्लिजिबल हो जाती। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक प्रोटॉन डोनर और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन डोनर का s ऑर्बिटल और प्रोटॉन एक्सेप्टर का p ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाएगी। प्रोटॉन डोनर में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइन अमाइड। प्रोटॉन एक्सेप्टर में क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन। ये तो इनकी एग्जांपल्स है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है, सही है। अब देखो, अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान होगा, सही है, एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। सही है, ये देखो, ये एक वाटर है, ये दूसरा वाटर है, मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर ये एक ही कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ये वाटर एक ही है और ये कंपाउंड भी एक ही है, मतलब ये सैलिसिल एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड है, इनके दरमियान हो रही है, एक ही कंपाउंड में होगी, तो इंट्रामॉलिक्यूलर। सही है, सही है। अब इसको मैंने ऐसे याद किया है, इंटर में ई आर आता है तो डिफरेंट में भी ई आर आता है, तो ई आर इसमें भी है, डिफरेंट में भी ई आर है, तो इंटर मतलब डिफरेंट। सही है, मतलब दो अलग अलग। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि अगर जो है डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। स्ट्रेच अगर देखो, अगर हमारे पास हाइट देखो, नॉर्मल हमारे पास जो स्ट्रेचिंग बैंड्स होते हैं वो लॉन्गर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और बेंडिंग जो है वो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ये नॉर्मल है। सही है, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेचिंग शॉर्टर पे चला जाएगा और बेंडिंग जो है वो लॉन्गर पे चला जाएगा। उसके बाद ये इसके फैक्टर्स हैं। सही है, ये हमारे पास के अगर हमारे पास कंसंट्रेशन हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर बैंड होगा, कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी तो वीक बैंड होगा।
सही है, और एसिडिटी बेसिसिटी सब कुछ इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद आईआर का लेक्चर 3 है। इसके अंदर मेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, नर्स ग्लोवर है और ग्लोबार सोर्स है, ये तो सारा हमें याद करना पड़ेगा। फिर मोनोक्रोमेटर है, तो मोनोक्रोमेटर के अंदर हमारे पास वही डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है कि वो एक लाइट को एब्जॉर्ब करता, एक लाइट को जाने देता है, बाकी जो उसके काम की नहीं होती उसको जो है वो पीछे फेंक देता है, यानी कि उसको जाने नहीं देता। फिर इसके अंदर हमारे पास सैंपल सेल गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं। अगर नीट होगा तो सैंपल डायरेक्टली सैंपल सेल में डाला जाएगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो इसको हम सॉल्वेंट डाल के सॉल्यूशन बना के फिर सैंपल सेल में डालेंगे। और अगर कंप्रेशन करना होगा तो हम ड्राई सॉल्वेंट यूज करेंगे, जैसे CCl4 और CS2। ड्राई सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि ये इंटरफेयर नहीं करता। अगर हम इन दोनों के अलावा कोई और यूज करेंगे तो हमारे आईआर के अंदर उस कंपाउंड, मतलब ये जो हमने ड्राई सॉल्वेंट यूज किए हैं ना, उसके भी सारे स्पेक्ट्रम्स आएंगे, तो हमें उसके तो स्पेक्ट्रम्स नहीं चाहिए, हमें तो कंपाउंड के स्पेक्ट्रम चाहिए। तो जब हमें कंपाउंड के स्पेक्ट्रम चाहिए होंगे तो हम जो है ड्राई सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है वो इंटर आईआर के उसमें पार्ट नहीं लेता, मतलब आईआर के स्पेक्ट्रम में इंटरफेयर नहीं करता। फिर सॉलिड्स है, सॉलिड से अगर पोटेशियम ब्रोमाइड की हमें डिस्क बनानी है तो हम सॉलिड सैंपल को केबीआर के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसको कंप्रेस करेंगे, फिर इसकी पैलेट्स डालेंगे और फिर हम अपना ये सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे। सही है। NaCl इज लेस यूज और लेस प्रेफर। देखो, NaCl जब हम यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे केबीआर की बनाई थी ना, तो हम NaCl क्यों नहीं करते, केबीआर क्यों करते हैं? सही है, तो केबीआर जो हमारे पास NaCl होता है वो हमारे पास हेजी रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो केबीआर मोस्ट कॉमन ड्राई सॉल्वेंट है। फिर अगर हमें सस्पेंशन बनानी है तो हम हाई मॉलिक्यूलर ऑयल, यानी कि नोजॉल ऑयल डालेंगे, ताकि जो है हमारे पास इसकी सस्पेंशन बन जाए, और फिर इसको हम जो है सॉल्ट प्लेट में डालेंगे और उनको जो है वो हम थिन फिल्म बना देंगे। फिर इसके बाद डिपॉजिटेड ग्लासी फ्लेम होता है। इसके अंदर क्या करता है, जो हमारा मटेरियल होता है ना उसको हम पहले वेपराइज करते हैं, फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक फिल्म बनाता है। इसको एग्जांपल समझो, दूध की एग्जांपल समझो कि दूध को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। सही है, तो वो लेयर क्या होती है, ग्लासी फिल्म्स होती हैं। तो इसी तरह हम अपने सैंपल के साथ भी यही करते हैं कि मटेरियल को वेपराइज करते हैं, फिर वो जब कूलिंग होती है तो उसके दरमियान एक फिल्म आ जाती है, तो वो उसकी सरफेस पे ऊपर की तरफ जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सारे डिटेक्टर्स हैं कि हमारे पास बोलोमीटर में क्या होता है, बोलोमीटर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस होती है। फिर थर्मोकपल में क्या होता है कि हम वोल्टेज को मेजर करेंगे तो टेम्परेचर भी हमें पता चल जाता है। इसके अंदर ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है वो तो हमें सारी लर्न करनी होगी। थर्मोपाइल में क्या होता है, थर्मोपाइल में देखो, थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मोकपल में हम जंक्शन को हीट करते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो मतलब हम टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। थर्मोपाइल में क्या होता है, 6 थर्मोकपल जो है वो आ जाते हैं, यहाँ पे एक था यहाँ पे 6 आ गए, 3 कोल्ड के लिए होते हैं और 3 हॉट के लिए होते हैं। सही है, जब जंक्शन को हीट करेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम देखो एक की वजह से हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये बहुत जल्दी हमारे टेम्परेचर को जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पायरोइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो पायरोइलेक्ट्रिक होता है वो चेंज कर लेता है अपने स्ट्रक्चर में। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर जो अपनी शेप चेंज कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज है वो आपस में एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस की सिग्नल जनरेट होगा, जब सिग्नल जनरेट होगा तो वो आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद गोली डिटेक्टर क्या होता है, ये जो है हमारे पास आईआर जब एब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, जब गैस की वजह से वो जगह एक्सपेंड हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, डिटेक्ट कर लेता है वो सिग्नल्स। उसके बाद क्यूरी पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच द पायरोइलेक्ट्रिक लूज इट्स परमानेंट पोलराइजेशन। मतलब क्यूरी पॉइंट क्या होता है, अगर इस टेम्परेचर से हम आगे जाएंगे तो जो मटेरियल जो अपनी शेप है वो चेंज कर लेगा। तो ये जब अपनी मटेरियल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अगर क्यूरी पॉइंट ज्यादा हो गया तो क्यूरी पॉइंट तक है तो मतलब मटेरियल स्टेबल है। उसके बाद ये एग्जांपल है पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल नहीं, यहाँ पे पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है वो हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसरीन सल्फेट। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो क्रिस्टल लैटिस एक्सपेंड या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पोलराइजेशन में चेंज आ जाता है। उसके बाद जो है अगर फिक्स डायरेक्शन में होगा तो जो है हमारे पास रेसिडुअल पोलराइजेशन होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इसकी जो है वो अलाइनमेंट का क्या मतलब बताया था, अलाइनमेंट का मतलब उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो उसका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नॉन थर्मल है, नॉन थर्मल में हमारा फोटो कंडक्टिव है, फोटो कंडक्टिव में यही इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है। जब आईआर एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी और बहुत ज्यादा करंट पास होगा। सही है, जब करंट पास होगा इसको हम जो है वो, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडिएशन आई है। सही है, देखो इसको इस तरीके से समझो, तो हमारे पास फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर होगा।
सही है। जब हम उसको सर्किट में डालेंगे, जब हम सर्किट में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो वो बहुत सारे करंट को पास करेंगे। जब बहुत ज्यादा करंट को पास करेंगे तो हमारे पास डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन तो हाई में तो हर वक्त नहीं रहेगा, वो जब लो पे आएगा, जब लो पे आएगा तो वोल्टेज उसका ड्रॉप होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसका हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी रेडिएशन जो है वो हमारी एमिट आउट होगी। सही है। उसके बाद फोटोवोल्टिक डिटेक्टर है, उसके अंदर यही इसकी कंस्ट्रक्शन है। जब हम इसके अंदर हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जब ये वो पी टाइप पे हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज क्रिएट करेगा, और पी टाइप देखो, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। सही है। जब ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हैं, अगर हमारे पास आई आर रेडिएशन आई तो एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन तो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं तो ये इनके दरमियान क्या हो जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। एक ही वोल्टेज के साथ जुड़े हुए जैसे ही आई आ रहा है इनके दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ये हमें डिटेक्टर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ आईआर, जिस तरह मैंने यूवी बताया था कि सिंगल बीम और डबल बीम होता है, वही है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि इसके अंदर मोनोक्रोमेटा की जगह इंटरफेरोमीटर होता है। जब इंटरफेरोमीटर होता है जितनी भी आईआर फ्रीक्वेंसी है वो सारी जो है ये डिटेक्ट कर सकता है। फास्ट है, सेंसिटिव है, हाई रेजोल्यूशन है, जल्दी साइज से रिकॉर्ड कर लेता है, उसकी हैंडलिंग केयरफुली और मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर इसकी जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यूज होती है, एब्जॉर्प्शन करता है, रिसर्च और इंडस्ट्री में यूज होता है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन तो मैंने सब बता दिया था, फिंगरप्रिंट रीजन भी बता दिया था। हम जब हमारे आईआर स्पेक्ट्रम देख सकते हैं तो हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड, उसका ग्रुप, उसका फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर कितनी इंप्योरिटीज हैं, कितना एक्स्ट्रा बैंड है, कितना ब्लडी स्पेक्ट्रम। अगर ब्लडी स्पेक्ट्रम या हेजी सेट आएगा तो उसका मतलब हमारे पास NaCl हमने यूज किया है। इस तरीके से हम जो है वो आईआर को कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्लोरेसेंस पे। फ्लोरेसेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट होती है, फॉल होती है सैंपल पे, तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, वो एक्साइट होते हैं, वो हाई एनर्जी पे जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर वो ग्राउंड पे जाते हैं, और वो जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो इमिट करते हैं लाइट। लाइट किसकी फॉर्म में होती है, फ्लोरेसेंस, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। सही है। उसके बाद यही सब चीजें पूरी लिखी हुई हैं कि अगर वो जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी तो फ्लोरेसेंस होगी, अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगी तो वो फॉस्फोरेसेंस होगी। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाइड। मतलब कि पॉली ने बताया था ना कि एक जो है हमारे पास, जैसे पॉली ने बताया था कि इस तरीके से हमारे पास होगा तो एक ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल होने चाहिए। सही है। और इनके ऑपोजिट स्पिन होते हैं, जैसे एक स्पिन ऐसा, एक स्पिन ऐसा। सही। और स्पिन जो है वो पेयर होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होंगे। इसके अंदर पेयर्ड स्पीशीज होंगी, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। नो मैग्नेटिक फील्ड, नो रिपल्जेंस, के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और रिपल्जन भी होगी। उसके बाद हमारे पास इसकी स्टेट है सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होगा, पेयर होगा। डबलेट में ऑड होगा, मतलब कि या तो सिंगल होगा या तो ऐसे होगा। इसके अंदर अनपेयर्ड होगा। उसके बाद इसकी नेट स्पिन वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो इसकी नेट स्पिन वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। इसकी प्लस हाफ मतलब इसकी प्लस हाफ, इसकी प्लस हाफ, या इसकी माइनस हाफ, इसकी माइनस हाफ, ऐसे हो सकती है। इसकी मल्टीप्लिसिटी हम इस तरीके से निकालेंगे, 2s+1, नेट स्पिन वैल्यू 0, तो इधर 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी हाफ है तो हम हमारे पास 2 आ जाएगी। इसकी वो है 1 हो जाएगी। तो इसकी जैसे इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो इधर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल पे चला जाता है। पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, फिर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में होता है, फिर लोवेस्ट ऑक्यूपाइड पे चला जाता है। फिर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, और इसके बाद जो है मतलब कि यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि जब हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी नेट स्पिन वैल्यू 0 होगी और उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल 1 होगी। सही, ये है। तो अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट होगी तो वो जो है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ही जाएगा, तो रहेगा तो वो एनर्जी लेवल उसकी 1 ही रहेगी ना, बस इसके अंदर सिर्फ यही बात लिखी हुई है। उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर हम फ्लोरेसेंस को मेजर करें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तो उसको हम फ्लोरीमीट्री कहते हैं। फिर फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है सफिशिएंट एनर्जी। इसके अंदर सिर्फ एक्साइटेड सिंगलेट एनर्जी लॉस होता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट भी जाता है, इसके सिंगलेट से एक्साइटेड पे जाता है। नहीं, यहाँ पे सिंगलेट स्टेट होती है, यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट होती है। यहाँ पे पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, फ्लोरेसेंस की फॉर्म में होती है, फॉस्फोरेसेंस की फॉर्म में होती है, स्पिन
का चेंज शो नहीं करता है, यहाँ पे शो करता है। शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। अगर हमारे पास एक्साइटेशन खत्म हो जाएगी तो ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। अगर एक्साइटेशन खत्म हो जाएगी लेकिन ये प्रोसेस हमारे पास खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये फॉस्फोरेसेंस है और फॉस्फोरेसेंस जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। इस वजह से अगर हमारे पास एक्साइटेशन सोर्स भी खत्म हो जाएगी, मतलब जहां से एक्साइटेशन आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, तब ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो इसके बाद ये पूरी हमारे पास एक पूरा चार्ट बना हुआ है कि यहाँ यहाँ पे अगर हमारे पास जो है सिंगलेट स्टेट है, फिर ट्रिपलेट स्टेट है, फिर फॉस्फोरेसेंस आई, इस तरीके से हमारे पास जो है ये यही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। ये जो सारी चीजें लिखी हुई थी ना, ये ग्राउंड स्टेट से यहाँ गया, ये सब चीजें वही हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है डीएक्टिवेशन प्रोसेस है। डीएक्टिवेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज एनर्जी करता है ग्राउंड, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब करता है, वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डीएक्टिवेशन प्रोसेस। डीएक्टिवेशन भी दो तरीके से होती है, एक रेडिएशन के साथ होती है, एक रेडिएशन के बगैर होती है। अगर रेडिएशन के साथ होगी तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होगी, अगर रेडिएशन के बगैर होगी तो रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन, जिसके अंदर वाइब्रेशन आएगी, इंटरनल कन्वर्जन आएगी और एक्सटर्नल आएगी। तो ये वाइब्रेशन में क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होगा कि उनकी ट्रांजिशन हो जाएगी, कि वो जो है वो सिग्मा से पाई, पाई से जो हमारा यूवी के अंदर सब पड़ा था। सही है। और उसके बाद अगर एक्सटर्नल कन्वर्जन के उसके वो जब नीचे उतरेगा ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो ये एक्सटर्नल कन्वर्जन होता है। इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में यही है। बस इंस्ट्रूमेंटेशन में एक मेन बात ये याद रखनी है कि सैंपल सेट और जो इमेजन मोनोक्रोमेट है ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो अरेंज होगी। ये वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर मर्क्यूरी आर्क लैंप है और जीनॉन आर्क लैंप है। जैसे उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप था और टंगस्टन लैंप था। मर्क्यूरी में क्या होगा, हमारे पास ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, इसकी लाइफ स्पैन भी हाई होगी और इसकी वेवलेंथ शार्प वेवलेंथ होगी। जीनॉन आर्क लैंप जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगा, मोर ज्यादा ज्यादा प्रेफर हमारे पास जीनॉन आर्क लैंप होगा। इसकी जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो कम है मर्क्यूरी आर्क लैम्प से। और ये जो है वो कंटिन्यूस रेंज जो है वो शो करता है। यहाँ पे जो फिक्स वेवलेंथ है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज मतलब 300 से 1300 तक जितनी भी आएगी वो सारी इसको क्या कहते हैं देख लेगा, जबकि मर्क्यूरी आर्क लैम्प सिर्फ फिक्स फिक्स वेवलेंथ को जो है वो देख सकता है। सिर्फ लाइफ स्पैन का मसला है, बाकी सब चीजें जीनॉन आर्क लैम्प की ज्यादा अच्छी हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी फिल्टर क्या होता है, फिल्टर लगा हुआ होता है लाइट सोर्स और सैंपल में, और ये अप्रोप्रिएट वेवलेंथ को जाने देता है, बाकी सबको जो है वो पीछे फेंक देता है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर प्रिज्म होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। कैम्बल सेल वही है कि वो लिक्विड को होल्ड करके रखता है। इसकी शेप्स जो हमने यूवी में पढ़ी थी वही है। सेकेंडरी फिल्टर क्या होता है, राइट एंगल के ऊपर लगा हुआ होता है और यूवी को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है। सही है। एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड ट्रांसमिट विजिबल रेडिएशन, सेकेंडरी फिल्टर का ये काम होता है। सही है। और आइसोलेट करता है, मतलब कि जितनी भी इमिटेड लाइट है उसको जो है वो अपने पास सेव करके रखता है। मतलब कि उसके अंदर हम जो फिल्टर होता है वो जितनी हमें इमिटेड लाइट चाहिए उसको जो है वो अपने पास आइसोलेट करके रखता है। फिर उसके अंदर हमारे पास वही है फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, वही सारी चीजें हैं जो हमने यूवी के अंदर पढ़ी थी कि इसके अंदर डायनोड्स होंगे। जैसे फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में डायनोड्स होते हैं, फोटो ट्यूब में डायनोड्स नहीं होते हैं। इसके अंदर कम करंट होता है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में ज्यादा करंट होता है। फिर उसके बाद फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने बनाई थी ना, क्या कहते हैं ये वाली जो है ना, इसकी थ्योरी है। इसकी थ्योरी किस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद वो कहाँ गया, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे। सही है। फिर उसके बाद वो कहाँ गया, एक मेटास्टेबल स्टेट फॉर्म हो गई। फिर वो ग्राउंड पे आएगा, इमिट करेगा एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में। सही। ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। सही है। अब उसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास फ्लोरेसेंस का काम था। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, यहाँ पे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन लेस प्रोसेस की उसमें होता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है, आखिरी में सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है। सही है? ये इसकी चीजें हैं। सही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो दफा इमिट होती है इसलिए लॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से सिंगलेट से ट्रिपलेट में भी जा रहे हैं, फिर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में भी जा रहे हैं, तो दो दफा इमिट हो रही है ना चीजें, तो इस वजह से ये लॉन्ग होता है। स्पिन जो है वो पियर, अनपियर और ऑड होगा। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये सारी चीजें इधर लिखी हुई है। ये रहा पेयर, ऑड, अनपेयर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये रहा।
सही है। उसके बाद हमारे पास हम मैंने आपको बताया था कि मोनोक्रोमेटा को हम 90 डिग्री पे करते हैं और 180 पे क्यों नहीं करते, जो हमने ऊपर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी ना। तो ये क्यों है, क्योंकि अगर हम 180 भी करेंगे तो जो एक्साइटेशन लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सही है। एक मिनट देखो मैं आपको इससे समझाऊँ। क्या ये रहा, देखो ये एक्साइटेशन लाइट आई। सही है, ये एक्साइटेशन लाइट है, दूसरे कलर्स पे ये एक्साइटेशन लाइट आई। सही है, एक्साइटेशन लाइट आई, ये आई इमेजन के पास। सही है, जब ये इमेजन के पास आएगी, ठीक है, तो ये क्या है 180 डिग्री पे अगर अरेंज होगा तो एक्साइटेशन लाइट सीधा किधर चली जाएगी, डिटेक्टर के पास। हमें एक्साइटेशन तो नहीं चाहिए ना, हमें तो इमेजन चाहिए, तो इस वजह से हम 90 डिग्री पे करते हैं ताकि हमारी एक्साइटेशन लाइट यहाँ से बाहर चली जाए और हमारी जो डिटेक्ट हो ना वो इमेजन 90 डिग्री के अंदर हमारे पास आसानी से डिटेक्ट हो जाए। सही है, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। ये फ्लोरेसेंस लेक्चर 1 खत्म। अब फ्लोरेसेंस का हम लेक्चर 2 देखते हैं। इसके अंदर वही है कि इसकी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सेंसिटिव होता है, एनालाइज क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड, नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब, इसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। लिमिटेशन क्या है कि लो कंसंट्रेशन में वर्क करता है, अगर हमारी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। फिर इसका स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स होंगी तो हमारी फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी, जबकि एलिफेटिक होगी तो फ्लोरेसेंस इतनी नहीं होगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच होगा तो हमारे पास अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो फ्लोरेसेंस इंक्रीज होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसकी फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूज हेटेरोसाइकल्स होंगे तो हमारे पास जो है मतलब आपस में रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुई है तो फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी, और अगर सिंपल सिंपल होगी तो फ्लोरेसेंस कम हो जाएगी। अगर हमारे पास रिजिड यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा तो फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी, जैसे कि फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, जबकि जब बायफिनाइल है उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपस में फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उनके दरमियान गैप ज्यादा होता है, जितना ज्यादा गैप होगा तो फ्लोरेसेंस जो है वो उतनी कम होगी, फ्लोरेसेंस नहीं होगी। सही है, फ्लोरेसेंस पीएच डिपेंडेंट, अगर फिनॉल होगा तो उसके पास फ्लोरेसेंस होगी, अगर फिनोलिएट होगा तो उसके पास फ्लोरेसेंस नहीं होगी। अगर हमारे पास अल्फा नेप्थॉल होगा तो फ्लोरेसेंस नहीं होगी, लेकिन अगर उसका एनाइन होगा तो ये फ्लोरेसेंस होगी। ये फ्लोरेसेंस जो है वो डिपेंड करता है पीएच पे, अगर अल्फा नेप्थॉल की पीएच जो है वो कुछ और होगी तो इस वजह से वहां पे फ्लोरेसेंस नहीं हो रही, इसकी एनाइन की पीएच कुछ और होगी तो इसकी वजह से वहां फ्लोरेसेंस हो रही है, इस तरीके से। फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगी, अगर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन होगा तो फ्लोरेसेंस डिक्रीज होगी, और अगर क्वेंचिंग होगी तो भी हमारे पास जो है वो क्या होगी, फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी अदर देन फ्लोरेसेंस, अगर फ्लोरेसेंस के अलावा कहीं और जगह एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, कहीं एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही होगी तो वो जो है इसकी वजह से भी हमारे पास फ्लोरेसेंस जो है वो डिक्रीज होगी। अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया कि उनके दरमियान गैप्स होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होने में मसला होगा, तो इस वजह से वहां पे फ्लोरेसेंस डिक्रीज होगी। अगर व्हाट हैपन इफ देयर विल बी नो ऑक्सीजन, अगर नो ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फ्लोरेसेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, रिलेशन ऑफ फ्लोरेसेंस, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो फ्लोरेसेंस ज्यादा, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा तो फ्लोरेसेंस ज्यादा। स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा तो वो इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करती, जितनी ज्यादा लाइट आएगी उस पर डिपेंड नहीं करती कि इंसिडेंट लाइट कितनी आ रही है, उसका काम सिर्फ कंसंट्रेशन पे होता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस, इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें। जबकि फ्लोरिमेट्री क्या होता है, वो हमारी इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, इस तरीके से। फिर एडवांटेजेस क्या होंगे, हाई सेंसिटिविटी, जितनी भी जितना कम होगा वो सबको डिटेक्ट कर लेगा, टाइनी सैंपल यूज होता है और मॉडर्न है। फिर उसके बाद हमारे पास हम हमारे पास जो बॉडी के अंदर जब हमारी डिटेक्शन होती है तो उसमें हम बॉडी के अंदर इसके अंदर कोई कलर्स शो होते हैं, तो कलर्स अगर शो होंगे तो उसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, कलर्स से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंटीबॉडी जो है वो हम टैग कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लो करता है तो हमारा ओल्ड स्टेनिंग मेथड के ये ना जो है वो उससे बेटर है, स्टेनिंग से ज्यादा बेटर है। सही है, उसके बाद जो है टाइनी स्ट्रक्चर को भी हम आसानी से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो विटामिन बी 1 वाली एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये नॉन फ्लोरेसेंस को फ्लोरेसेंस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरीमेट्री की ये खास बात है। जैसे विटामिन बी 1 जो कि थायमीन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थायोक्रोम में। तो विटामिन बी 1 खुद जो है वो फ्लोरेसेंस शो नहीं करता था, लेकिन जैसे ही हमने उसको थायोक्रोम में कन्वर्ट किया तो उसकी फ्लोरेसेंस आ गई। सही है, कैसे कन्वर्ट किया, अल्कलाइन पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज करके।
सही है। उसके बाद जो है हमारे पास इसकी यही है कि क्यूनिन हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फ्लोरेसेंस ऑफ फॉस्फोरेसेंस जो है वो टाइप है फोटोल्यूमिनेंस की। और दे शो हाउ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी एज लाइट, एनर्जी कैसे रिलीज करती है, लाइट की फॉर्म में कैसे एनर्जी रिलीज होती है। देखो ये पूरा वही पूरी डेफिनेशन है शुरू में, कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, फिर वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो वो एक लाइट जो है वो इमिट करता है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास फोटोल्यूमिनेंस है। सही है। उसके बाद जो है ड्रग, कितने अमाउंट की ड्रग प्रेजेंट है, सेंसिटिव है तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डिटरमाइन कर सकता है। और इसके हम ड्रग्स के अंदर हम देख सकते हैं कि थायमीन, क्यूनिन, मॉर्फिन, ये सब हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लेम पे। फ्लेम के अंदर क्या होता है, फ्लेम के अंदर जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर इमेजन वाली वही बात है कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे होता है। अगर जो है हमारे पास कंटिन्यूस बैंड होगा डिफरेंट कलर्स का, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। अगर ब्राइट लाइट, कलर्ड लाइट सीन होगी तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और अगर ब्रॉड बैंड होगा, स्पेस लाइन होगी, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर फ्लेम फोटोमेट्री में क्या होता है, जिसके अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट को जो है वो मेजर करते हैं। तब मेजर करते हैं जब हम मेटल को किसी फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमने कोई मेटालिक सॉल्ट का सोल्यूशन लिया, उसको हमने फ्लेम में डाला। जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसके जो सॉल्ट्स होंगे, मेटालिक का जो सॉल्ट्स होंगे, वो ब्रेक होंगे एटम में। एटम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी। एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, वो कहाँ जाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट पे। जब हाई एनर्जी स्टेट पे जाएंगे तो वो लो, फिर उससे लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे। जब लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे तो वहां पे क्या होगा, इमिट करेंगे लाइट। और ये लाइट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी हर एलिमेंट के लिए। सही है। और लाइट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास ये 1A और 2A के लिए होता है। देखो 1A और 2A के जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, ये जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के लिए ये जो है वो डिटरमाइन करते हैं। क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि 1A के पास आखिरी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि जो हमारे पास सेकंड जो ग्रुप 2 होता है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है वो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इजीली उनको डोनेट करना, इजीली उनको नॉकआउट करना इजी होता है। तो हमारे पास जो फ्लेम फोटोमेट्री है वो ज्यादातर ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के लिए होती है। सही है। इसके अंदर हमारे पास अगर सोडियम होगा तो वो येलो कलर शो करेगा, बैरियम होगा तो एप्पल ग्रीन होगा। इसकी जो वेवलेंथ है ये हमें याद करनी पड़ेगी। हमें हमें फ्लेम फोटोमेट्री हम कैसे करते हैं, हमने मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन डाला। सही है, मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन डाला तो उसकी जो है वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए। जब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए तो वो क्या हुआ, वो इवेपोरेट हुए, गैस में कन्वर्ट हुए। जब वो गैस में कन्वर्ट हुए तो उसके अंदर क्या हुआ, गैस, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ तो उनके एटम्स बने, गैसेस एटम्स बने। एटम्स बनने के बाद क्या हुआ, एटम्स आयन में कन्वर्ट हुए। आयन आयन क्या हुआ, आयन एक्साइट हुए। एक्साइट होने के बाद वो क्या हुआ, इमिट हुए। इमेजन हुई, इमेजन के बाद वो ग्राउंड स्टेट पे आ गए। तो उसके दरमियान हमें क्या हुआ, एनर्जी निकली। जब वो इमिट हुए तो एनर्जी निकली। तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं लाइट इंटेंसिटी को, कंसेंट्रेशन में पता चलती है कितनी लाइट जो है वो इमिट हुई, तो हम उससे कंसेंट्रेशन पता कर सकते हैं। और वो कितनी वेवलेंथ पे इमिट हुई, तो इससे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ पता चल गई तो हम एलिमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें पता होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सोडियम है, हमें पता चल गया कि अगर हमने जो है वो हमने हमारी जो लाइट एमिट हुई, हमने उसकी इंटेंसिटी देखी और उसके अंदर हमने क्या देखा, उसके अंदर हमने ये देखा कि उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है। कि उसकी वेवलेंथ 589 पे है, तो हमें क्या पता चल गया कि इसके अंदर कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल है। सही है। तो इस तरीके से हम इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, सैंपल है, एटोमाइजर है, बर्नर है, फ्लेम है, ये सब चीजें इसकी। सही है। इसके अंदर क्या होता है, एटोमाइजर और बर्नर का क्या काम है कि वो जो एनालाइज सोल्यूशन को फ्री एटम में कन्वर्ट करता है, एक मिस्ट बनाता है, आसानी से मिस्ट बना लेता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं, फ्लोमीटर्स होते हैं, ताकि हमारा जो हम फ्लेम दे रहे हैं तो उसका, उसकी गैस, उसकी फ्लूम, उस कितना वो स्प्रे हो रहा है। मतलब कि वो हमारे पास होता है ना कि स्प्रे होता है, जैसे हम एटम डालते हैं तो वो स्प्रे होता है, तो वो जो है वो कितना हो रहा है, ये सब चीजें करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो एसिटाइलिन और ये सब चीजें यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो तीन सेपरेट और कंबाइंड। सेपरेट में क्या होता है कि एटोमाइजर और बर्नर जो है एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं। सही है। जब हमारा सैंपल हुआ, सैंपल जो है वो हमने क्या किया, उसको हमने ऑक्सीजन स्ट्रीम में डाला। जब ऑक्सीजन स्ट्रीम में डाला तो उसकी जो लार्ज ड्रॉपलेट्स थे वो उस चेम्बर की वॉल पे आके रुक गए। और फाइन ड्रॉपलेट जो है वो मिस्ट में कन्वर्ट हुए। मिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ चले गए, फ्लेम में चले गए। ये सेपरेट में होगा। सेपरेट में क्या होगा कि हमारे पास जो सैंपल होगा वो एटोमाइज होगा। एटोमाइज होने के बाद उसके लार्ज जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे वो जो है वो हमारी चेम्बर की वॉल पे आके रुक जाएंगे, और जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे वो हमारी मिस्ट की फॉर्म में बढ़ने की फ्लेम में चले जाएंगे। जबकि जो कंबाइन होगा ना, कंबाइन में दोनों चीजें साथ होंगी। कंबाइन ज्यादा प्रेफर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही है।
कंबाइन ज्यादा प्रेफर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उसको डिप करते हैं सॉल्यूशन में। डिप करेंगे सॉल्यूशन में तो कैपिलरी एक्शन होगा, जब कैपिलरी एक्शन होगा तो हमारे पास जो बड़ा वाला सॉल्यूशन होगा वो एक फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फाइन मिस्ट में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्टली फ्लेम में चला जाएगा। सही है, तो ये सब कुछ खुद ही हो रहा है। जबकि जो हमारे पास सेपरेट है उसमें क्या होगा, पहले एटम जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो एटमाइज करेगा सैंपल को, फिर लार्ज ड्रॉपलेट जो है वो चेंबर की वॉल में जाएंगे, फिर बाकी ड्रेन हो जाएंगे, और फिर उसके फाइन ड्रॉपलेट जो है वो मिस्ट की फॉर्म होंगे, फिर फ्लेम में जाएगा। जबकि कंबाइन में क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब का हमने डिप किया, ऑक्सीजन फ्लो हुआ, कैपिलरी एक्शन हुआ, और वो फाइन मिस्ट में खुद ही कन्वर्ट हुआ, उसकी जो टिप होगी टिप से फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हुआ। फाइन मिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्टली जो है वो फ्लेम के पास चला गया। अब फिर हमने फ्लेम की, फ्लेम से हमारे पास जो है वो एटम्स आयंस एक्साइट हुए, आयन एक्साइट होने के बाद इमिट हुए, लाइट निकली। लाइट लिखने के बाद हमने उसकी वेवलेंथ ली, उसकी हमने जो है वो कंसेंट्रेशन ली, और उसकी वजह से हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे कौन सा कंपाउंड है। सही है, उसके बाद इसकी सेपरेट और कंबाइन है, तो एक कैपिलरी एक्शन के साथ होती है, एक कैपिलरी एक्शन के बगैर होती है। इसके बाद यहाँ पे यही लिखा है जो मैंने ऊपर बताया कि लार्ज ड्रॉपलेट पहले फाइन में कन्वर्ट होगा, फिर होगा यहाँ पे डायरेक्ट फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके अंदर ये ऑप्टिकल सारे सिस्टम्स हैं, ये तो यही है कि कॉन्वेक्स मिरर कलेक्ट करेगा लाइट, और कॉन्वेक्स लेंस फोकस करेगा, और मोनोक्रोमेटर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को आइसोलेट कर लेगा, बाकी अनवांटेड को हटा देगा। फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या डिफरेंस है, एक में फिल्टर यूज होता है, एक में मोनोक्रोमेटर यूज होता है। फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब का सब वही काम है जो यूवी के अंदर आता है। रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा, एम्पलीफाई करेगा और डिजिटल डिस्प्ले में ले जाएगा। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, तो क्वालिटेटिव में क्या होगा कि वो स्पेसिफिक मेटल्स को डिटेक्ट करेगा, एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जो क्वांटिटेटिव होगा, हमें पता चलेगा कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम, कितना सोडियम जो है वो हमारे रिंगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना ब्लड में प्रेजेंट है, कितना यूरिन में प्रेजेंट है, कितना सलाइवा में प्रेजेंट है, कितना स्प्रिंग वाटर में प्रेजेंट है, कितना सी वाटर में। तो ये सब हम किससे कर सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जगह पे आग लगी है, और वो आग बुझ नहीं रही, हम जितना भी फायर वो डाल रहे हैं एक्सटिंग्विशर से, बुझ नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम वहां से सैंपल उठाएंगे, वहां से इसकी फ्लेम फोटोमेट्री करेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस जगह पे ये वाला जो हमारे पास ये है, ये वाला आयन है, यानी कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ज्यादा है, इस वजह से आग नहीं बुझ रही। तो हम जो है ऐसे सैंपल लेके आएंगे जिसमें इसकी कंसेंट्रेशन को जो है वो कम कर दे। इस तरीके से हमारे पास जो है ये सब हम फ्लेम फोटोमेट्री की तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंट आ जाए सैंपल के अंदर जो कि सैंपल की इंटेंसिटी को या तो इंक्रीज कर दे या तो इंक्रीज कर दे। इसकी वजह से क्या होगा, एरर आ जाएगा। जैसे स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस मतलब क्या, मैंने क्या किया, मैंने कोई कंपाउंड को जो है ना वो डिटेक्ट सही है, और लेकिन उसके बराबर में कोई ऐसा कंपाउंड पड़ा था जिसकी वेवलेंथ उसी की जैसी थी। जैसे मैंने 289 पे कंपाउंड को डिटेक्ट किया, और उसके बराबर में जो पड़ा था वो 287 पे था, दोनों की करीब करीब है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई, बस लाइंस ठीक से नहीं आई। तो इस वजह से ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस होता है। और अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हमने ऐसा लिया जिन्होंने ऑक्साइड बना लिए, फॉस्फेट्स बना लिए, तो वो इजीली हमारे पास अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, जिसको हम आसानी से एटमाइज नहीं कर सकते। तो इससे हम ये क्या होती है, ये केमिकल इंटरफेरेंस। फिर उसके बाद हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मास टू चार्ज रेशियो होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास हम आइंस को देखते हैं, यानी कि हम ज्यादातर पॉजिटिव आइंस को देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रिलेटिव एविडेंस क्या होती है कि हमारी एक जो है ना, एक बेस पीक आई है। ठीक है, एक बेस पीक आई है, तो हम उससे कंपेयर करेंगे कि हमारी सैंपल की क्या आई है, मतलब 100 में से क्या आई है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एविडेंस। जैसे हम हमारे क्लास में होता है ना कि इसकी कितनी परसेंटेज आई है, तो मेरी कितनी आई है, तो हाईएस्ट कितनी आई है। तो हाईएस्ट से बाकी सब चीजों को कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एविडेंस। इसके बाद इसकी की टर्म्स है। मॉलिक्यूलर आइंस क्या होता है कि हम जो है आयन को रिमूव करते हैं। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा बना हुआ आता है मास टू चार्ज रेशियो का। बेस पीक क्या होती है, टॉलेस्ट पीक और मोस्ट अबंडेंट आयन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, हम कंपाउंड को जो है ना वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। कंपाउंड जो हमारा सैंपल होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो वो सैंपल अगर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसको बाद में यूज नहीं कर सकते। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, दैट आयंस गेट डिफ्लेक्टेड डिफरेंटली इन, मतलब कि हमारे पास जो आयंस होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं डिफरेंटली, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो मैग्नेटिक फील्ड में। सही है, तो हम आसानी से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं आयंस को। इसके अंदर पार्ट्स हैं बहुत सारे। इनलेट सिंपल क्या होता है कि सैंपल को गैस में कन्वर्ट करना है, जब हम उसको हीट करेंगे तो सैंपल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। मतलब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक हेक्सेन कंपाउंड है, हेक्सेन कंपाउंड को हमने जो है इसमें से हाइड्रोजन को नॉकआउट करना है। सही है, उसमें से हमने सब चीजों को नॉकआउट करना है, मतलब हमने CH2 को नॉकआउट करना है, CH3 को नॉकआउट करना है, तो हम एक एक करके नॉकआउट करेंगे। तो 30 तो हम एक ही गन लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन गन लेंगे, उससे नॉकआउट करेंगे।
तो ये सब हमारे पास कौन करता है, सही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट करते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नॉक्स स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब कि जो हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो धक्का दे देंगे, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। सही है, इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्प्रे लार्ज मॉलिक्यूल्स टू मेक आयंस, हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को और डाल देंगे। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो आगे जो कमजोर वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको उससे धक्का दिया, धक्का देने के बाद उनके अंदर से क्या हुआ, आयंस रिलीज हो गए। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट का काम है। इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन का क्या मतलब है, हम बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल को फिर धक्का देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फास्ट एटम है जो हमारे पास सबसे फास्ट एटम होगा ना हम उसको डाल देंगे ताकि हमारे आयंस इजीली बन जाए। या हम क्या करेंगे, हम फील्ड आयनाइजेशन या केमिकल आयनाइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा, गैस गैस क्या करेगी, सैंपल को चार्ज करेगी, सैंपल चार्ज, जैसे मीथेन गैस है, मीथेन क्या करेगी, वो सैंपल को आयंस में कन्वर्ट कर देगी इस तरीके से। उसके बाद रेडिकल आयन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चेंबर होता है। सही, आयंस एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज, तो हमारे पास आयंस होंगे वो एक्सेलरेट होंगे, कैसे एक्सेलरेट होंगे, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिटेक्ट कर देगा सारे मासेस को, फिर हम उसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे और वो वैक्यूम, मतलब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगी, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो क्या करेगी, आयन को, अभी अभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं होगी, हमारे पास सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। सही है, उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर का क्या होगा, वो डिटेक्ट करेगा, सही है, हिट करेगा डायनोड। सही है, डायनोड मतलब वही, इसके अंदर डायनोड भी लगा हुआ होगा, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर क्या था, सारे डायनोड थे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चीजें और ज्यादा डिटेक्ट इजीली हो जाएगा। अब इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी कैसे, सबसे पहले हमने सैंपल इंसर्ट किया। सैंपल इंसर्ट करने के बाद सैंपल जो है वो बम्बार्ड हुआ, जब सैंपल बम्बार्ड हुआ, जब सैंपल के अंदर हमने हाई इलेक्ट्रॉन्स डाले तो वो किस में हुआ, आयंस में कन्वर्ट हो गया। जब आयंस में कन्वर्ट हुआ तो हमने उसको इंसुलेटर में डाला। किस, कैसे डाला, एक्सीलेटर प्लेट्स की थ्रू हमने इसको इंसुलेटर में डाला। इंसुलेटर प्रेजेंट होगा, एक्सीलेट हुआ बीम में। देखो सॉरी, सबसे पहले सैंपल आया, सैंपल को हमने बम्बार्ड किया, बम्बार्ड करने के बाद वो किस में, आयंस में कन्वर्ट हुआ। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद वहां पे एक इंसुलेटर प्रेजेंट होगा, वो सारी चीजों को देख रहा होगा, सही है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर रहा होगा। वो जो हमारा आइन से बना है ना वो बीम में कन्वर्ट होगा। जब बीम में कन्वर्ट होगा तो वहां पे एक्सिलरेटर प्लेट पड़ी हुई होगी। वो क्या करेगा, जो आइन हमारे पास निकला है ना उसको फोकस करेगा, किस पे फोकस करेगा, स्लिट्स पे। स्लिट्स के पास क्या होगा, मैग्नेट, मेरा रहता है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो वो मैग्नेट के पास जाएगा। मैग्नेट क्या करेगा, वो आयंस को रिफ्लेक्ट करेगा, तो साउथ डायरेक्शन में या तो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये सारा मैग्नेट का काम। सही है, उसके बाद क्या होगा, डिफ्लेक्ट आयन करेगा, बेस टू मास टू चार्ज रेशियो पे करेगा। फिर अगर टू लाइट होगा या हैवी एटम होगा, अगर बहुत ज्यादा लाइट एटम्स होंगे तो वो बहुत जल्दी बैंड हो जाएंगे, और अगर हैवी एटम्स होंगे तो वो तो जितने भी एक्स्ट्रा चीज होंगी ना जो बहुत ज्यादा लाइट होंगे, बहुत ज्यादा हैवी होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हटती जाएंगी। सही है, और जो हमारी करेक्ट मास होंगी वो हमारी डिटेक्ट पे जाएंगी, वैक्यूम होगा, वहां से एक्स्ट्रा चीजों को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ हमारे पास आइन बचेगा, आइन हमारे पास डिटेक्ट होगा और वो रिकॉर्डर पे जाएगा और फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा मास स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमारी एलआईडी का स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुए, एक्सेलरेट हुए, फिर उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड में गए, मैग्नेटिक फील्ड के बाद चार्ज टू मास रेशियो हुआ, उसके बाद वो डिटेक्ट हो गई, यही सारी चीजें लिखी है। यूजेस है, यूजेस में यही है कि इसके मॉलिक्यूलर हमारे पास एनालिसिस होती है, प्रोटीन की सीक्वेंसेस होती हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारे पास रेडिकल कैटाइन क्या होता है, ठीक है, रेडिकल कैटाइन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो फ्रेगमेंट आइन होता है उसके अंदर क्या होता है, लाइटर कैटाइन होता है और रेडिकल कैटाइन होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइन। देखो इसके अंदर हमारे पास जो फ्रेगमेंट आइन होते हैं ना उसके अंदर कैटाइन्स होते हैं, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारे पास ऑड नंबर की स्पीशीज भी होती है। सही है, ये दोनों क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है, सही है, मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है। और वो क्या होता है, ये स्टेबल होता है, जबकि फ्रेगमेंट देखो रेडिकल आयन जो है ना वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन फ्रेगमेंट आयन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मास टू चार्ज रेशियो होता है। अब इसकी हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा देख लो, यहाँ पे जो है मास टू चार्ज रेशियो है, यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस है, यहाँ पे बेस पीक है, जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो बेस पीक है। ये हमारे पास हेक्सेन की है, तो हेक्सेन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है, 86, 86 में से हमारे पास 57 लाने के लिए हमने एक 14 और एक 15 को माइनस किया, तो 29 आया, तो 57 आया। ये सारी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, अगर ऐसे समझनी है तो वीडियोस में देखो। फिर ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सारी चीजें जो है वो हमने लर्न करनी है, जितनी भी चीजें हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन की इसके अंदर कोई नीड नहीं है। फिर हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ये मैंने स्पेक्ट्रम पूरा एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, तो उसकी भी कोई नीड नहीं है। फिर फ्लेम की भी कोई नीड नहीं है, आईआर की,
नहीं, NMR पार्ट 2 ये भी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर थर्मल बचेगा। NMR के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। सही है, इसकी स्पिन्स होते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से स्पिन्स होते हैं, किस तरीके से एटम, जो मैंने सबसे यूवी बताया था कि NMR में हमारे पास क्या होता है, फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, वन हाइड्रोजन NMR होता है, 13 कार्बन NMR होते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास वन प्रोटॉन NMR होगा तो हम हाइड्रोजन न्यूक्लियर को आसानी से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जबकि हमारे पास 13 कार्बन या कार्बन NMR होगा तो हम कार्बन न्यूक्लियाई को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं हमारे पास ये दोनों में। इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग ये होगी, हमने सैंपल को एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के तौर पर। सही, फिर हमने उसमें क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की तो एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में अरेंज है, फिर इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी। जब हम बस कोई भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी, एनर्जी तो चल रही होगी ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेडिएशन तो दे रहा होगा, तो वो न्यूक्लियर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एब्जॉर्ब करने का वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सिग्नल, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होगा और एनालाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। RF ट्रांसमीटर क्या आएगा, सेंड्स एनर्जी टू एक्साइट एनर्जी देगा। टेम्पल होल्डर, इसको प्रोब भी कहते हैं, वो होल्ड करेगा, डिटेक्टर कैप्चर करेगा, कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोटॉन एक्ट लाइक टाइनी सिग्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन जो है वो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर अप्लाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी तो देखो, अगर हमारे पास प्रोटॉन जो है उनकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगी तो हमें अपनी मर्जी से एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रोटॉन्स की जो फील्ड है वो हमारी इफेक्टिव होगी तो हम जो भी चेंजेस होगी ना, प्रोटॉन खुद जो है वो डिटेक्ट कर सकेगा। लेकिन अगर वो तब होगा जब इफेक्टिव होगी, लेकिन अगर अप्लाइड होगी तो हमें अपनी मर्जी से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सही है, बेस्ट सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, के हमारे पास उसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, जैसे कि CdCl3। और रेफरेंस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टेट्रामिथाइल साइलिन, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्बेंस होती है वो 0 ppm पे होती है। फिर टाइप्स ऑफ NMR है, तो इसके अंदर कंटिन्यूस वेव्स है, बहुत कम यूज होता है। और बाकी पल्स पोलियर ट्रांसफॉर्म होता है, मॉडर्न होता है, जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, ये सारी चीजें हैं। NMR स्पेक्ट्रम है, NMR स्पेक्ट्रम के अंदर यही सारी चीजें हम ऊपर से नीचे तक सब लिख देंगे कि इसका ये सॉल्वेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, ऐसे ऐसे। फिर एक्स एक्सिस में क्या होता है, BPM में केमिकल शिफ्ट होती है, वाई एक्सिस में सिग्नल इंटेंसिटी और एब्जॉर्बेंस होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास केमिकल शिफ्ट टेल्स अबाउट द डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारी केमिकल शिफ्ट होती है एक्स एक्सिस में बताते हैं हमें कि हमारा कितने इन्वायरमेंट्स हैं, कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी चेंजेस आ रही है, ये सब जो है हमारा एक्स एक्सिस बताते हैं। और स्केल जो है वो यही है कि 0 से 10 होता है, ये अप फील्ड होती है, ये डाउन फील्ड होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है, और ये कितनी जगह पे स्प्लिट हो रहा है, अब देखो इसको इस तरीके से। देखो ये इथाइल क्लोराइड है, CH3 CH2 Cl। अब सबसे पहले देखो CH2 है, इसके पास एक जगह पे CH3 है, मतलब इसका एक एक कंडीशन ये हो गई कि CH2 के पास CH3, मतलब एक कंडीशन मतलब एक एनवायरमेंट। अब दूसरी जगह देखो CH2 के पास Cl है, मतलब दूसरी कंडीशन दूसरा एनवायरमेंट, तो यहाँ पे कितने होंगे, एनवायरमेंट भी दो, नंबर ऑफ सिग्नल भी दो। इसी तरह इधर देखो CH3 के पास CH है, ये एक कंडीशन। सही है, ये दोनों यहाँ पे दोनों जगह CH3 है तो कंडीशन तो एक ही हो गई। उसके बाद CH के पास Cl है, ये दूसरी कंडीशन होगी। तो ये क्या हुआ, दो कंडीशन दो सिग्नल, एक तो सेम ही थी। फिर इधर देखो CH2 है, CH2 के पास CH3 है, ये एक कंडीशन। CH2 के पास CH2 है, ये दूसरी कंडीशन। CH2 के पास CH, उसके बाद हमें ये सब याद करना पड़ेगा। CH3 की 0.9 पे होती है, CH2 की 1.2 पे होती है, एरोमेटिक की इस पे होती है, एल्डिहाइड की इस पे होती है। उसके बाद शील्डेड और डीशील्डेड यही है कि हमारे पास अप फील्ड और डाउन फील्ड की, अप फील्ड हमारे पास जो है वो राइट साइड पे होगी और उसकी BPM लो होगी, मतलब 0 से 3 होगी, जबकि डाउन फील्ड की BPM हाई होगी, वो लेफ्ट साइड पे होगी और उसको हम डीशील्डिंग कहेंगे। यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। सिग्नल इंटेंसिटी क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ईच एनवायरमेंट, मतलब कि जितनी ज्यादा बिगर पीक होगी उतने प्रोटॉन होंगे। टॉलिन के अंदर 3:5 होता है, जबकि CH3 और AR और H होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास एक और कंपाउंड है, अगर टॉलिन होगा उसकी, जब हमारे पास ये वाला कंपाउंड होगा तो उसकी रेशियो ये होगी। उसके बाद स्प्लिटिंग और मल्टीप्लेट से इसके अंदर हम N+ रूल होता है, तो इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, किस तरीके से हमें पता चलता है ये ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है, ये सब हमें जो है वो वीडियो में समझ आ जाएगा। यही वही सारी चीजें हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बने, प्रोटॉन है, NMR है, इसके अंदर और न्यूक्लियाई क्या होते हैं, N15 F19, ये बहुत रेयर होते हैं। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जैसे हमारे पास मास था वो डिस्ट्रक्टिव था। डीए स्ट्रक्चर होता है, वर्क फॉर मिक्सचर होता है, ड्रग की रिसर्च में होता है, एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, लेस सेंसिटिव होता है। और हमारे पास जो है जो एटम्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन 17 होता है, तो वो इजीली हम उसको क्या करते हैं, स्टडी नहीं कर सकते।
और अगर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट लो होगी तो हमारे पास सिग्नल लो होंगे, जब सिग्नल लो होंगे तो हमारे पास डिटेक्ट आसानी से नहीं होगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है कि आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्ट्रक्चर बताता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म, प्योरिटी इम्प्योरिटी, फार्माकोकाइनेटिक रिसर्च, और ये बाकी सबके साथ भी कंबाइन हो सकता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव में क्या है, कंसेंट्रेशन का कर सकता है, मॉलिक्यूलर की कितनी चेंजेस आ रही है मॉलिक्यूल के अंदर वो भी डिटेक्ट कर सकता है। बाकी कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगा और OH होगा और Cl होगा तो वो सिंगलेट होता है, उनके दरमियान कपलिंग नहीं होती, जबकि बेंजीन जो होता है वो मल्टीप्लेट होता है। ये सब ये वाली चीज तब समझ आएगी जब वीडियोस देखोगे। तो ये उसके बाद हमारे पास NMR का पार्ट 2 है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि इवन अगर प्रोटॉन इवन हो, न्यूट्रॉन इवन हो, तो स्पिन जीरो होगा। तो ये पूरा चार्ट हमें याद करना है। अब हमारे पास NMR इनएक्टिव कब होगा, NMR इनएक्टिव कब होगा, जब उसका स्पिन क्या होगा, जीरो होगा और इवन होगा और पेयर्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये इवन है, ये दोनों पेयर पेयर बन गया, स्पिन भी जीरो हो गया, तो NMR इस वाली चीज पे NMR जो है वो इनएक्टिव होगा। NMR एक्टिव कब होगा, जब ऑड हो, या तो पेयर हो या तो अनपेयर हो, और इसकी जीरो स्पिन नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास NMR होगा वो ऑड है, सही है, या तो पेयर है या तो अनपेयर है, मतलब इन तीनों पे NMR हो सकता है एप्लीकेबल। अब उसके बाद हमारे पास अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन, इसको है ना बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, ये हमारे पास एक नॉर्थ है एक साउथ है। हमारे पास जो है हमारा जो एटम आया वो इस डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। से एटम आया, उसकी स्टेट क्या हुई, लो एनर्जी स्टेट। स्पिन्स आर अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इसके साथ ही अलाइन हुआ, इसी की डायरेक्शन में अलाइन हुआ, तो ये क्या होता है अल्फा स्पिन, और ये मोर स्टेबल है क्योंकि वो इसी की डायरेक्शन में। अब हम बीटा स्टेट पे जाते हैं। बीटा स्टेट में क्या हुआ, इसकी हाई एनर्जी स्टेट हुई और ये अगेंस्ट हो गया, ये उसकी दूसरी जगह पे चला गया। यहाँ पे तो इसी की लाइन में आया था ना, यहाँ पे दूसरी जगह पे हो गया, तो ये क्या हुआ, ये बीटा स्पिन हो गया। अब बीटा के अंदर हमारे पास क्या होता है, बीटा नॉट और बीटा इंड्यूस होता है। ठीक है, बीटा नॉट में क्या होता है, बीटा नॉट के अंदर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो टेढ़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो ये हाई एनर्जी स्टेट पे होता है। जबकि बीटा इंड्यूस में क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है। सही है, देखो बीटा नॉट का मतलब होता है कि बीटा नॉट जो है वो बीटा नहीं है, बीटा नहीं है मतलब अल्फा है, तो देखो इसका बिल्कुल सेम अल्फा के जैसा है। ये अल्फा है तो बिल्कुल सेम हमने अल्फा के जैसा बना देना है, तो ये बीटा नॉट भी हमारे पास जो है वो शो करेगा। जबकि बीटा इंड्यूस क्या है, ये अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा। जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो ये क्या होगा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये क्या होगा, ये शील्ड होगा। ये जब बहुत ज्यादा शील्ड होगा तो यहाँ पे NMR का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि शील्डेड एटम में NMR का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी शिफ्ट होगी। ठीक है, बीटा में क्या होता है, पूरी उल्टी हो जाती है ना, यहाँ पे ये पूरी उल्टी होगी। लेकिन बीटा इंड्यूस में क्या होगा, पूरी उल्टी नहीं होगी, बस थोड़ा सा इसकी शिफ्ट में चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा ही क्यों आया, पूरा क्यों नहीं आया, क्योंकि एटम जो है वो बहुत ज्यादा थे और इन्होंने आपस में एक दूसरे को शील्ड करके रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ, बीटा इंड्यूस हो गया। ठीक है, NMR हो गया। अब थर्मल है, थर्मल में लेक्चर बनी है। थर्मल मेथड में क्या होता है कि हम हीट, जो हम जो सैंपल है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसकी हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, जब उसको हम या तो हीट करते हैं या तो कूल करते हैं। सही है, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें वही हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर हमें साउंड का देखना है तो हम थर्मोसोनोमेट्री करेंगे, और हम एकॉस्टिक सेंसर, ये सारे हमारे पास वो है कि हमें क्या कौन सी टेक्निक करनी है, हमने क्या यूज करना है, इस तरीके से है। अगर हमने मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक करना है तो हमने ये लेना है, और इसका इंस्ट्रूमेंट ये है, ये वाली टेक्निक यूज करनी है, ये सारी हमने याद करनी है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, टू स्टार्ट और टू स्पीड अप द रिएक्शन, हमें स्टार्ट करना है या स्पीड अप करना है रिएक्शन, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ये किस लिए वर्क करता है, ये हमारे पास लिक्विड्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए, इसके लिए होता है। तो हाउ ईच कंपाउंड बिहेव व्हेन हीटेड, ये थर्मल बिहेवियर कहलाता है, इसको हम थर्मल एनालिसिस कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिजिकल चेंजेस, जब हीटिंग, वही सारी बात हमारी रिपीट। सही है, इसके अंदर हमारा मास होगा तो हम थर्मोग्रेविमेट्री करेंगे, अगर टेम्परेचर हमें चेक करना होगा तो DT या DSC, और अगर हमें डायमेंशन वगैरह चेक करनी होगी तो ये सारी चीजें होंगी। अब हम इसके अंदर चार चीजें, ये जो मेन चार है ना, इसको हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले DTA है, मतलब डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जिसके अंदर हम टेम्परेचर का डिफरेंस चेक करेंगे, हमें DTA एपरेटिस यूज करना है। DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, इसके अंदर हम एंथैल्पी को चेक करेंगे और उसके अंदर हम डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। TH थर्मोग्रेविमेट्री, इसके अंदर हम मास को चेक करेंगे और थर्मोबैलेंस यूज करेंगे। TM थर्मो माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर हम विजुअल अपीयरेंस को चेक करेंगे और माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे पास, अब हम सबसे पहले आते हैं थर्मो माइक्रोस्कोप पे, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला TM पे। थर्मो माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू स्टडी द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, के अंदर हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम इसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, विजुअल अपीयरेंस हम यूज करेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप। डिटेक्शन होगी, क्लासिफिकेशन होगी। थर्मो माइक्रोस्कोपी और हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक हॉट स्टेज होता है, ठीक है, और वो हॉट स्टेज क्या होता है, वो कूलिंग के तौर पर काम करता है। कैसे, वो अभी हम पढ़ते हैं।
माइक्रोस्कोप कवर्ड विद अ हॉट स्टेज विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हॉट स्टेज होगा तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो हीट होगा। सही है, इसको हम थर्मो ऑप्टीमेट्रिक भी कहते हैं। सही है, उसके बाद क्या होगा, स्टेज को हम हीट कर सकते हैं और कूल कर सकते हैं। अब देखो उसका जो टेम्परेचर है वो ये है -180 डिग्री सेंटीग्रेड टू -600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, 600 से ऊपर हीट में चला जाएगा। सही, और अगर वो हम इसको कूल डाउन करेंगे, मतलब हम इसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे जिसको कूल डाउन करे, तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो एक हॉट स्टेज हमारा कूल स्टेज ही बन सकता है। सही है, बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म, सब्लिमेशन, ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद हीट और कूल्स द सैंपल। मैंने क्या बोला कि अगर हम हीटिंग एलिमेंट्स लेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर्स ले लेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये हॉट स्टेज हमारा दोनों तरह के तौर पे काम करता है। सही है, उसके बाद बाकी ये सब चीजें तो पुरानी वाली हैं, डिटेक्टर वगैरह सब। उसके बाद है यूज इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हमारा रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा तो हमारा कंपाउंड का क्या हाल होगा, हम उसको देख सकते हैं। चेंजेस को कर सकते हैं कि हमारा अगर कंपाउंड की जो वो है, क्या कहते हैं, स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। हम फेस ट्रांजिशन भी चेक कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की, उसका डिफरेंट फॉर्म स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो रहा है। सही है, और अगर हम उसको हीट करें तो उसका क्या बिहेवियर आ रहा है, ये सब चीजें जो है वो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व थिन वेपराइज कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को, क्या वो सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, सब्लिमेशन हो रहा है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो फॉर्म कर रहा है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना आया में कि वो थिन ग्लासी फिल्म्स फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि वो ग्लासी फिल्म्स को फॉर्म नहीं कर रहा। तो ये सब हम थर्मल माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल डीटीए। सही है, डीटीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेम्परेचर का डिफरेंस चेक करते हैं, सैंपल और रेफरेंस का। हम क्या करते हैं, रेफरेंस और सैंपल को एक ही टेम्परेचर पे हीट करते हैं। सही है, एक ही टेम्परेचर करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तो हमारा रेफरेंस होगा वो तो सही रहेगा, लेकिन जो सैंपल होगा उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो हम देखेंगे, जैसे हमारा हमने एक रेफरेंस लिया, एक सैंपल लिया, अगर हमने उसको 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, तो हमारा जो रेफरेंस है वो तो हमें पता है कि 3200 डिग्री सेंटीग्रेड उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो जैसा है, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारा सैंपल है उसको हमें पता लगाना है, तो वो क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सैंपल को हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से वो सब चीजें हुआ। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि रेफरेंस डज नॉट अंडरगो एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, और उसके बाद सैंपल मेल्टिंग हो गया या कुछ भी हुआ तो हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, इसके अंदर यही है कि फर्नेस क्या करेगा, हीट देगा, हीटर कॉइल करेगा हीट, और सैंपल करेगा। थर्मोकपल क्या होगा, दो डिफरेंट मेटल के वायर्स होगा, उसके अंदर वायर्स होंगे, गैस होगी। तो ये गैस हम पर्ज गैस क्यों करेंगे, ताकि जो है वो हमारी कंबशन नहीं हो, मतलब हम ज्यादा हीट कर देंगे तो ब्लास्ट वगैरह नहीं हो जाए, तो इसके लिए हम पर्ज गैस यूज करते हैं। ये एम्पलीफाई कर देगा। मटेरियल, हम रेफरेंस मटेरियल, अगर नॉर्मल हमारे मटेरियल्स होंगे तो हम उसके लिए एल्यूमिना यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास फिब्रस सैंपल होगा या फ्लफी सैंपल होगा तो उसके लिए हम व्हाइट क्रिस्टल गॉर्ड यूज करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, जो हम रेफरेंस मटेरियल, जो हम रेफरेंस मटेरियल या एल्यूमिना यूज करेंगे या व्हाइट क्रिस्टल गॉर्ड, मतलब मैंने बताया ना कि हमने एक रेफरेंस मटेरियल यूज करना है और एक सैंपल यूज करना है। रेफरेंस का तो हमें पता होगा कि उसके साथ कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सैंपल के साथ मसला होगा। तो रेफरेंस हमने ये दोनों यूज करने हैं, एल्यूमिना और व्हाइट क्रिस्टल गॉर्ड। कंडीशन क्या होगी, अगर फ्लफी फिब्रस सैंपल होगा तो हम व्हाइट क्रिस्टल गॉर्ड यूज करेंगे, अगर नॉर्मल होगा तो एल्यूमिना यूज करेंगे। तो जो हम एल्यूमिना और व्हाइट क्रिस्टल को यूज करें वो इनर्ट होना चाहिए, वो हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ स्टैंड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और हम इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, पाउडर, फाइबर, जितने भी हैं वो हम सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे क्या फैक्टर आ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डीटीए का अफेक्ट होगा, अगर हमारा लोकेशन के थर्मोकपल, हमारे किधर जो हमारे थर्मोकपल्स यहाँ पे थे ना, ये ले, थर्मोकपल दो डिफरेंट मेटल वायर के साथ अरेंज है, तो ये हमारे इसकी अरेंजमेंट में कोई मसला आ गया, इसकी कोई अलाइनमेंट में मसला आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रिप्रोड्यूस मतलब कर्व हमारा सही तरह नहीं बना। तो इस हम क्या कर सकते हैं, हम थर्मोकपल की जगह को जो है वो चेंज कर दें। अगर हमारा पीक साइज में या पीक की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो हम हीटिंग को कम कर सकते हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का फैक्टर है कि हमारा थर्मोकपल का मसला है या हीटिंग का मसला है। अगर हमारा सैंपल के रेट है, मतलब सैंपल में क्या मसला है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एटमोस्फियर का मसला आ रहा है तो हमारा कर्व में मसला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं। अगर हमारा अमाउंट ऑफ सैंपल आ रहा है, अमाउंट ऑफ सैंपल में मसला आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीक साइज में मसला आ रहा है। जब पीक साइज में मसला आ रहा है तो हम अमाउंट जो हमारा सैंपल है
उसका हम एक मास को स्टैंडर्ड कर दे तो हमारा ये चीज भी ठीक हो सकती है। अगर पार्टिकल साइज या पैकिंग डेंसिटी है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा कर्व आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पार्टिकल साइज है तो हम बहुत कम साइज दे सकते हैं, और अगर पैकिंग डेंसिटी है तो हम पैकिंग की जो टेक्निक है उसको स्टैंडर्ड कर दे कि यही हमेशा हमने यही यूज करनी है, इस तरीके से कर लें। अगर कंटेनर मसला आ रहा है, कंटेनर की वजह से मतलब जिस तरीके से हम जो भी सैंपल जिधर प्लेस कर रहे हैं, जिधर उसको पैक कर रहे हैं, उन सब का मसला जो आ रहा है ना वो हम, ये मसला आ रहा है, इफेक्ट का मतलब मसला आ रहा है, और सजेशन कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या है कि हमारी जो है वो जो सैंपल है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, सही, ये सारी चीजें वो हमें डिटरमाइन कर सकता है। फिर प्रिसीजन क्या है कि हम बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं, सही है, तो वो हमारी प्रिसीजन हो जाती है। बार बार एक ही चीज को परफॉर्म करें तो आंसर सेम आती है, प्रिसीजन होती है। कैलिब्रेशन क्या होता है कि हम चेक करें कि जिधर जिस इंस्ट्रूमेंट पर हम कर रहे हैं तो वो जो है वो ठीक है कि नहीं, वो कैलिब्रेटेड है। जितना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, सॉरी, एक हमारा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वो 10 ml का है, हम उसके अंदर कोई भी सैंपल डाल रहे हैं, तो वो हमें कंफर्म है, वो इंस्ट्रूमेंट इतना कैलिब्रेटेड है कि हमें पता चल जाए कि वो 10 ml जो हमने लिया है वो 10 ml ही है। तो ये हम क्या करते हैं, ये कैलिब्रेशन होती है। उसके बाद इसके अंदर दो कर्व्स होते हैं, डायरेक्ट कर्व्स और डीटीए कर्व। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, चेम्बर का ज्यादा होगा, तो सैंपल का भी ज्यादा होगा। और अगर हमारे पास जिधर सैंपल और रेफरेंस की मैच, देखो मैंने बताया था कि सैंपल और रेफरेंस हम दोनों को सेम टेम्परेचर में था, अगर कोई भी मसला होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा, सही है। तो या सैंपल में कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एंडोथर्म है, इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट पे सैंपल और रेफरेंस आपस में मिसमैच होगा, सही है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट कर्व है। इसी तरह जो डीटीए कर्व होता है वो हमारी मेल्टिंग, डिकम्पोजिशन, ये जो है ये सारी हमें डिटरमाइन करता है, एंडोटर्म, एक्सोटर्म, ये सारी चीजें। फिर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस तो हमें समझ आ जाएंगी सारी, ये क्या क्या ट्रैक करता है, ये तो सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। फिर लेक्चर 3 है हमारे पास डिफरेंशियल स्कैनिंग। डिफरेंशियल स्कैनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेजर्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। और उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस चेक करते हैं कि हमारी जो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, इनका बिहेवियर किस तरीके से। इसको हम समझते हैं कैसे होगा। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम जो है, अगर जैसे हमने जो पिछला वाला था जो हमारी डीटीए थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, टेम्परेचर सेम रखा था। यहाँ पे हमें टेम्परेचर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। ये कैसे करेंगे अभी हम आगे देखते हैं, इसको किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर सेम करते हैं यूजिंग प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, हम ये यूज करते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। उसके बाद हम दो पेन यूज करते हैं, एक सैंपल के लिए, एक रेफरेंस के लिए। सर्वो सिस्टम क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है हीट की, जितनी ज्यादा हीट आ रही है, सही है। उसके बाद हमारा टेम्परेचर इस रेंज में होता है, सैंपल का साइज इस रेंज में होता है। फिर हमारी रेफरेंस के लिए ये मटेरियल्स यूज होते हैं। अब हमारे पास क्या है, हीट फ्लक्स, डीएससी और पावर कंपनसेशन, सही है। हीट फ्लक्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस, हीट फ्लो का डिफरेंस चेक करते हैं सैंपल और रेफरेंस में, सही है। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, एक सैंपल लिया, एक रेफरेंस लिया, हमने उनका वो कितनी हीट को अपने अंदर फ्लो कर रहे हैं वो हम देखते हैं डीएससी में, सही है, कितनी हीट वो अपने अंदर फ्लो कर रहे हैं। सही है, इसके अंदर देखो ये इसकी सारे स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, मतलब हमें सिर्फ मेन बात क्या याद रखनी है कि डिफरेंस कितना, उनकी हीट फ्लो में, सैंपल और रेफरेंस की हीट फ्लो में कितना डिफरेंस है, हमने वो चेक करना है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस यूज करते हैं ताकि हमारी जो है वो फ्लो सही रहे, सही, कोई मसला नहीं हो। पावर कंपनसेशन में क्या होता है, कीप सैंपल एंड रेफरेंस एट सेम टेम्परेचर, keep sample and reference at same temperature, measure how much power is needed to do that। मतलब देखो जो हमारे पास हीट फ्लक्स होता है ना, हीट फ्लक्स में हम क्या करते हैं, हम जो है वो मेजर करते हैं डिफरेंस इन हीट फ्लो, सैंपल और रेफरेंस के अंदर जो हीट, जो फ्लो पावर ऑफ हीट है वो कितने डिफरेंस में, कितना डिफरेंस आ रहा है हीट को, मतलब सैंपल कितनी हीट को फ्लो कर रहा है, रेफरेंस कितनी हीट को फ्लो कर रहा है, ये हम देखते हैं डीएससी में। अगर इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस आया तो डीएससी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन पावर कंपेंसेशन में क्या होता है, कितनी पावर लग रही है, मतलब कितनी एनर्जी लग रही है उनको ये अपने अंदर हीट को फ्लो करने में, ये पावर कंपेंसेशन करते हैं। पावर कंपेंसेशन क्या करते हैं, कितनी पावर लग रही है उनको ये काम करने में, और हीट फ्लक्स क्या करते हैं, कितनी हीट को वो फ्लो करता है, सही है। उसके बाद जो है यही है कि दो सेपरेट हीटिंग यूनिट्स होते हैं, उसके बाद फास्ट हीटिंग होती है, ये सब चीजें। उसके बाद प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, ये लोवेस्ट सेंसिटिविटी होती है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इसका भी यही है। अब देखो इसके अंदर ये सारी है ना, क्या कहते हैं, ये एग्जांपल्स हैं डीएससी कर्व्स वगैरह की, ये तो सारी लर्न करनी है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पास पुराना वाला था, जो हमारी डीटीए था, सॉरी डीटीए था, उसके अंदर हमारे पास क्या ग्राफ आ रहा था, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या एंडोटर्म या एक्सोटर्म आ रहा था।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारा ये नहीं होता कि नीचे है तो एंडोथर्म है, ऊपर गया तो एक्सोथर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अंदर नॉर्मल ग्राफ होते हैं, जैसे इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आया हीट फ्लो में, इसकी जो डिफरेंस आ रहा था, फिर आगे गए तो यहाँ पे हीट फ्लो में डिफरेंस आया था, यहाँ पे ज्यादा पावर लग रही थी, यहाँ पे कम पावर लग रही थी। तो ये सब जो है ना, यहाँ पे हीट फ्लक्स है तो यहाँ पे हीट का ही ज्यादा होगा, कि यहाँ पे इतनी हीट फ्लो हुई थी, फिर हीट फ्लो, फिर चेंज आया, फिर चेंज आया, फिर चेंज आया, हीट फ्लो में चेंज आ रहा। जबकि पावर कंपनसेशन में क्या है कि इतनी पावर लग रही थी, फिर कम हुआ, फिर बहुत ज्यादा पावर लगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पावर कंपनसेशन और हीट फ्लक्स, मतलब देखो यहाँ पे एंडोथर्म हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हीट फ्लक्स और पावर कंपनसेशन में यही है कि इसके अंदर एंडोथर्म और एक्सोथर्म का डिफरेंस नहीं होता, बस इसके अंदर ये होता है कि कितनी हीट फ्लो लग रही है और कितनी पावर लग रही है ये काम को करने में। ठीक है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ऑफ कर्व, ये डायरेक्टली, वो डायरेक्टली मेजर कर देता है। और उसके बाद एंडोथर्मिक कहीं भी आ सकती है, तो ऊपर भी आ सकती है तो नीचे भी आ सकती है। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड जो है वो इम्प्योर है, इस कैसे पता चलेगा, अगर हमारी मेल्टिंग रेंज ज्यादा हो जाएगी, मतलब देखो मेल्टिंग रेंज और मेल्टिंग, अब हमें कैसे पता चलेगा, अच्छा मेल्टिंग रेंज और मेल्टिंग पॉइंट क्या बताए थे ना, देखो हमारे पास एक नॉर्मल कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 122 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। लेकिन अगर वो कंपाउंड जो है वो इम्प्योर होगा, तो वो जो है उसकी रेंज क्या बढ़ जाएगी, 120 से 124, मतलब उसकी रेंज बन जाएगी। तो ये क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो मेल्टिंग रेंज है वो ज्यादा हो गई है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 122 से तो 120 पे चला गया ना, 120 से 124 इसकी रेंज ज्यादा हो गई, और मेल्टिंग पॉइंट 122 से 120 पे चला गया। ये क्या, ये हमें डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो इम्प्योर है। उसके बाद इसके फैक्टर्स ये हैं कि हमारा हीटिंग का मसला होगा, या रिकॉर्डिंग स्पीड का मसला होगा, या गैस का मसला होगा, या जिस टाइप का सैंपल होगा उससे होगा। ये सब इसकी एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हमने लर्न करनी है। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस मास को डिटेक्ट करते हैं, कि कितना चेंज आ रहा है मास में, सही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल जो है वो कंटिन्यूसली वेट हो रहा होता है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, कंपाउंड कितना डिकम्पोज हो रहा है, कितना उसके अंदर वो कितना रह रहा है, कितना वो हीट से डिग्रेड तो नहीं हो रहा, कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है, कितना उसके अंदर मॉइस्चर का लॉस आ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो हम थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर चेक करते हैं। इसके अंदर जो हमारा ग्राफ होता है उसको हम थर्मोग्राम कहते हैं। इसके अंदर हम माइक्रो थर्मोबैलेंस या माइक्रो बैलेंस यूज करते हैं। इसके अंदर वही जो हमारा हीट करेंगे सैंपल को, फिर वो 1500 पे जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो डिग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, वही सारी चीजें। माइक्रो बैलेंस यूज करेंगे, मतलब बैलेंसिंग जो हम नॉर्मल वेइंग बैलेंस यूज करते हैं। इसके अंदर थर्मोकपल होगा जो मेजर करेगा कि कितने टेम्परेचर में है, और थर्मोकपल सैंपल को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद वही इसके फैक्टर होंगे, कितनी हीटिंग रेट में, बाहर का एटमोसफेयर कैसा है, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो है अगर वेट स्मॉल होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये फैक्टर्स हमने इसके याद करने हैं, कि उसका हीटिंग रेट क्या होगा, उसका एटमोसफेयर क्या होगा। उसके बाद वही है कि इसके अंदर हमने जो है वो इनर्ट एटमोसफेयर यूज करना है। उसके बाद हमारे पास जो सैंपल है उसका वेट जो है वो हमारे पास स्मॉल होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा उसका पार्टिकल साइज भी हमारे पास स्मॉल होना चाहिए ताकि वेट लॉस नहीं हो। उसके बाद टीजी और डीटीजी कर्व में क्या डिफरेंस है, कि टीजी कर्व जो है वो मास लॉस को टेम्परेचर के साथ डिटरमाइन करते हैं, कितने टेम्परेचर पे कितना मास लॉस हुआ है। ठीक है। और डीटीजी कर्व क्या शो करता है कि कितने टाइम पीरियड में कितने रेट जो है वो कितना मास जो है वो लॉस है, मतलब रेट का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड के साथ, मतलब कितना मास लॉस कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम में लॉस हुआ है। ये सब जो है ये डीटीजी कर्व बताता है। और ये फास्ट होता है, और इसके अंदर डिकम्पोजिशन स्टेप भी कैसे 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 मास जो है वो कम होता गया, होता गया, होता गया, ये सब डीटीजी कर्व बताता है, जबकि टीजी कर्व स्टेप्स नहीं बताता।
सही है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीडेट था, वो हीट किया तो एनहाइड्रस फॉर्म में हुआ, फिर वो इधर कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर उसको वापस हीट किया तो वो कैल्शियम CaO और CO2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। ये इसकी डिकम्पोजिशन है। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है, अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, TGA कर्व की स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका ये मतलब होगा, इतनी टेढ़ी लाइन आएगी तो ये मतलब होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब लर्न करना है। सही है। उसके अलावा जो है देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लू से शो हुआ है ना, ये है DDG कर्व, मतलब कि सैंपल यूं करके हमारी डिग्रेड हुआ। सही है। और TG कर्व के वो एक ही पेज से जो है वो हो रहा है, मतलब कि सिंपल जो है वो डिग्रेड हो रहा है ना, सिंपल देखो एक ही लाइन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो TG कर्व है। लेकिन अगर ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है और स्टेप्स भी बताया जा रहा है साथ में, तो वो DTG कर्व है। तो ये इसकी एप्लीकेशन भी हमने सारी लर्न करनी। अब देखो ये सारा हमारा थर्मल का था। अब मास स्पेक्ट्रम है, इसकी मैंने अलग से सबकी वीडियोस बनाई हुई है, जितनी भी हमारे पास मास स्पेक्ट्रम हमने सॉल्व किए सबकी वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट में देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो भी एनालिसिस का जितना भी चैप्टर था उसका हमने एक ओवरव्यू कर दिया है। इस तरीके से हमारी चीजें होंगी, ज्यादातर चीजें हमने याद करनी है, जो जो मेन चीजें समझनी थी वो मैंने समझा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।